तो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आपका नेक्स्ट जो है दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दूँ तो सबसे पहले हम थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं एनर्जी चेंज, आपकी केमिकल रिएक्शंस में जो भी होते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं हीट के बारे में, इसमें हम पढ़ते हैं वर्क के बारे में, और इसमें हम पढ़ते हैं ये हमें ये बताता है कि कोई रिएक्शन प्रोसीड करेगी कि नहीं, कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी कि नहीं, यानी कि या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि कोई रिएक्शन फिजिबल है या नहीं। ये हमें कौन बताता है? थर्मोडायनेमिक्स बताता है। तो सबसे पहले ये हमारे पास इसमें हम क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ एनर्जी चेंज, राइट, पर्टिकुलरली हीट और वर्क ड्यूरिंग फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। मेनली हम यहाँ पे बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की। अब थर्मोडायनेमिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन टेल्स अस वेदर द रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट, और टू व्हाट एक्सटेंट द रिएक्शन विल प्रोसीड। ना थर्मोडायनेमिक्स हमें ये नहीं बताता कि रिएक्शन की रेट क्या होगी या फिर ये इसकी पाथ क्या होगी, आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ोगे। बट थर्मोडायनेमिक्स हमें खाली इतना बताता है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, और होगी तो कितने एक्सटेंट तक यहाँ पे होगी। नाउ हमारे पास यहाँ पे सिस्टम का कंसेप्ट आता है और सराउंडिंग का कंसेप्ट आता है। तो सिस्टम हमारे पास सिंपली वो पार्ट है जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, किसी भी चीज़ को आप ऑब्जर्व कर रहे हो आपका सिस्टम में जाता है, और उस सिस्टम को छोड़ के जो भी आसपास बच रहा है वो आपका सराउंडिंग कहलाता है। तो सिस्टम इज पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, राइट, दैट इज अंडर ऑब्जर्वेशन, और सराउंडिंग हमारे पास पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम, इसको हम बोलते हैं सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग मिलके आपका कंप्राइज करते हैं आपका यूनिवर्स। तो हमारे पास सिस्टम वो पार्ट होता है यूनिवर्स का जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और यूनिवर्स का वो पार्ट जिसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं वो सराउंडिंग है। दोनों मिलके आपके बनाते हैं यूनिवर्स, राइट। तो हमारे पास सिस्टम और सराउंडिंग को आप कैसे ये डिफरेंशिएट करते हो? इनको सेपरेट करने वाली जो हमारे पास सरफेस होती है उसको हम बोलते हैं बाउंड्री। तो बाउंड्री हमारे पास यहाँ पे तीसरी टर्म आती है, इट इज द सरफेस विच सेपरेट्स सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग्स। अगर हम एक यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या बोलूँ, मैं अगर यहाँ पे एक टी का कप लूँ फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास अब सिस्टम के भी हमारे पास टाइप्स होते हैं। जो ये सिस्टम है इसमें हमारे पास टाइप होते हैं। तो यूनिवर्स का कोई पार्ट जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे यूनिवर्स में कप को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास सिस्टम हो जाएगा। इस कप को छोड़ के जो भी मेरा आसपास बचेगा, बाकी जो मेरे पास बचेगा यूनिवर्स में, उसको हम बोलेंगे सराउंडिंग। तो सिस्टम मेरे पास इस वक्त एक कप है जिसमें टी रखी हुई है। तो अब इस टी जो इस कप में जो ये टी है ये ऑब्वियसली क्या होगी? गर्म होगी। तो ये क्या होगी? इवेपोरेट होगी, इससे वाटर वेपर्स ऊपर निकलेंगे। तो यहाँ पे मास जो है वो क्या होगा? आपके सराउंडिंग में ट्रांसफर हो जाएगा। सिमिलरली ये टी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और आपको पता है कि हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट एनर्जी फ्लो करती है, तो यहाँ से एनर्जी बाहर रिलीज करेगा या एक्सचेंज करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास हम बोल सकते हैं मास का भी फ्लो हो रहा है, मास का ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर दोनों हो रहे हैं। तो ये हमारे पास कहलाता है एक ओपन सिस्टम। फिर हमारे पास आता है क्लोज सिस्टम। अगर मैं इसी टी कप की ऊपर लिड क्लोज कर दूं या मैं इसके ऊपर कुछ कवर यहाँ पे रख दूं, तो यहाँ पे ये मास ट्रांसफर रुक जाएगा, बट हीट एक्सचेंज विल स्टिल टेक प्लेस, राइट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस है इसके और सराउंडिंग के बीच में। तो ये हमारे पास एग्जांपल हो जाती है क्लोज सिस्टम की, जिसमें मास ट्रांसफर तो नहीं होता बट एनर्जी ट्रांसफर होता है। फिर हमारे पास यहाँ पे आता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम में हमारे पास क्या होता है? इसमें हमारे पास यहाँ पे ना तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है ना ही मास का यहाँ पे ट्रांसफर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास एक बाउंड्री होती है जो उसको बाकी यूनिवर्स से सेपरेट करती है। ये मेरे पास एग्जांपल है। इसमें एग्जांपल आ जाती है आपकी एक थर्मस फ्लास्क में रखी गई टी। तो मेरे पास चाय है जिसको मैंने थर्मस फ्लास्क में रखा है, ऊपर से लिड भी बंद है तो मास भी एक्सचेंज नहीं हो रहा, और थर्मस फ्लास्क में इंसुलेटेड कवर होता है हमारे पास मेटल का, जिसकी वजह से यहाँ पे हीट एक्सचेंज भी नहीं होता। तो ये हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम की एग्जांपल आ जाती है। तो ओपन सिस्टम में और एग्जांपल्स की बात करें तो ह्यूमन बॉडी है। इसमें हमारे पास ह्यूमन बॉडी, जैसे हमें स्वेटिंग होती है, राइट, हमें कभी फीवर होता है, तो फीवर में दो चीज़ें होती है। एक तो बॉडी से हीट निकलती है क्योंकि हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, तो वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर यानी कि एटमॉस्फेयर में रेडिएट करती है, तो हीट फ्लो करती है। दूसरा हमें स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग हमारे पास मैकेनिज्म होता है हीट को लो करने का। तो यहाँ पे इवेपोरेशन होता है हमारे पास बॉडी से, किनका जो हमारे पास पसीना निकलता है उसका इवेपोरेशन होता है। तो अगेन हम यहाँ पे बोलेंगे हीट और मास का ट्रांसफर हो रहा है, या रिएक्शन किसी ओपन कंटेनर में, ये भी ओपन एग्जांपल, ओपन सिस्टम की एग्जांपल है यहाँ टी इन अ कप जो मैंने आपको बोला। उसके बाद क्लोज सिस्टम की एग्जांपल हमारे पास टी एक कप में जिसका लिड क्लोज कर रखा है, या फिर रिएक्शन जो एक क्लोज कंटेनर में हो रही है, एक क्लोज सिस्टम है। फिर आता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम में हमारे पास एक इंसुलेटेड कंटेनर में रिएक्शन हो रही है, या फिर थर्मस फ्लास्क में रखी गई टी एक
आइसोलेटेड सिस्टम का काम यहाँ पे करेगी। तो यही मैंने यहाँ पे आपको समझाया है कि ओपन सिस्टम में आपका मैटर और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर होता है, क्लोज सिस्टम में खाली यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर होता है, मैटर का ट्रांसफर नहीं होता, और आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो मैटर का ट्रांसफर होता है ना ही एनर्जी का ट्रांसफर यहाँ पे होता है। इसके बाद आप यहाँ पे सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हो। दो टाइप की प्रॉपर्टीज हमारे सिस्टम की होती है, एक होता है आपका स्टेट फंक्शन, एक होता है आपका पाथ फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन हमारे पास सिस्टम की वो प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल। इसमें वर्ड क्या है, स्टेट, तो ये डिपेंड करती है स्टेट पे। इनिशियल स्टेट क्या है, फाइनल स्टेट क्या है। जैसे मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, मेरा एक यहाँ पे हमारे पास एक पर्सन है, इसको ए से बी पॉइंट जाना है, तो या तो ये पाथ से जा सकता है, या फिर ये पाथ से जा सकता है, या फिर ये पाथ से जा सकता है। तीनों केस में जो इसका फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन है, जो इनिशियल इसका पोजीशन का कोऑर्डिनेट और फाइनल पोजीशन का कोऑर्डिनेट है, इनका डिफरेंस हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, चाहे यहाँ से जाए या डायरेक्टली यहाँ से जाए। तो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है, तो ये हमारे पास एक स्टेट फंक्शन हो जाता है। इसी तरह मेरे पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी सिस्टम की जो खाली डिपेंड करे पाथ फॉलोड बाय दैट ऑब्जेक्ट या मैनर जिसमें प्रोसेस हो रही है। जैसे मेरे पास यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है, तो प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ के अंदर जो भी आपका एरिया होता है वो वर्क डन के बराबर होता है। तो अगर ये हमारे पास प्रोसेस ऐसे हो रही है कि ये हमारे पास पाथ फॉलो हो रहा है ए से बी, राइट, तो इस केस में जो वर्क डन ग्राफ के अंदर आएगा वो इतना आएगा। अगर ये ऐसा पाथ फॉलो कर रहा है तो वर्क डन इस केस में अंडर द ग्राफ ये आ जाएगा। तो अब इसी बात है, इस वाली पाथ में वर्क डन ज्यादा है, इस वाली पाथ में वर्क डन कम है, तो वर्क डन ये हमारे पास प्रॉपर्टी डिपेंड कर रही है पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट पे। नाउ स्टेट फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, पाथ फंक्शन को स्मॉल लेटर से। अब जो हमारे पास डिपेंडेंस आती है, हमने पहले ही बोला स्टेट फंक्शन इनिशियल फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करता है और ये पाथ इंडिपेंडेंट यहाँ पे होता है। तो आप यहाँ पे लिख दो कि ये हमारे पास पाथ इंडिपेंडेंट यहाँ पे होता है, जबकि जो हमारे पास स्टेट फंक्शन है ये डिपेंड करता है इनिशियल और जो आपका यहाँ पे पाथ फंक्शन है डिपेंड करता है एंटायर पाथ बिटवीन द स्टेट्स के बीच में जितनी भी पाथ्स आ रही है उन पे डिपेंड करता है, राइट। इन दो स्टेट्स के बीच में एक पाथ ये आ रही है कि आ रही है, तो इस पे भी इसमें अलग होगा, इसमें अलग होगा, तो ये हमारे पास पाथ डिपेंडेंट है। अब एग्जाम्पल स्टेट फंक्शन की प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, इसको हम यू या ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एंट्रोपी और गिब्स एनर्जी, तो ये हमारे पास होते हैं हमारे स्टेट फंक्शन। फिर आते हैं पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन में हमारे पास स्मॉल लेटर से इनको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हमारे पास वर्क W और हीट Q ये आते हैं। नाउ ये तो मैंने आपको समझाया कि स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन यहाँ पे क्या होता है। इसके बाद हम यहाँ पे समझते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। नाउ हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि हमारे पास एक आइडियल प्रोसेस हो और एक इसको क्या लगे, इसको ये आइडियल प्रोसेस का मतलब यहाँ पे हम डे टू डे लाइफ में रिवर्सिबल प्रोसेस को एनकाउंटर नहीं करते हैं, राइट। ये हम एक आइडियल केस सिनेरियो लेके चलते हैं और ये जो प्रोसेस होती है ये हमारे पास इन्फिनाइट टाइम कंज्यूम करती है कंप्लीट होने में। और इरिवर्सिबल प्रोसेस हमारे पास जो डे टू डे लाइफ में आप स्पॉन्टेनियस प्रोसेस देखते हो वो है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब जो खुद हो जाए और इसको फिनाइट टाइम लगता है कंप्लीट होने के लिए। अब जो हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस है, जैसे मेरे पास केमिकल रिएक्शन है, ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, जो मैंने आपको इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था, तो ये हमारे पास एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब ए अगर बी में कन्वर्ट हो रहा है, बी वापस से ए में कन्वर्ट हो रहा है और इसको हमारे पास यहाँ पे इन्फिनाइट टाइम लगता है, राइट। और हर एक स्टेट में यहाँ पे, हर एक स्टेज पे यहाँ पे इक्विलिब्रियम आपका प्रेजेंट होगा रिवर्सिबल प्रोसेस में। नाउ इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, इक्विलिब्रियम इनिशियल और फाइनल स्टेज के बीच में यहाँ पे देखने को मिलता है। मैं आपको समझाऊंगा। हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें गैस भरी हुई है, यहाँ पे लगा हुआ इसका एक पिस्टन, राइट। यहाँ पे लगा हुआ है हमारे पास एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन। अब होगा क्या, होगा यहाँ पे ये कि अगर मैं इस पिस्टन को एक बार प्रेस करके इस पिस्टन को इधर पहुंचा दूं तो गैस कंप्रेस हो जाएगी। पहले गैस इतने वॉल्यूम में थी, अब मैंने पिस्टन को इधर कंप्रेस करा के इधर पहुंचा दिया तो अब गैस इतने वॉल्यूम में रही। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक इंस्टेंट पे मैंने एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज्यादा कर दिया तो हमारे पास सडनली ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई। तो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस थी और यहाँ पे फिनाइट टाइम इस प्रोसेस को होने में लग गया, राइट। और यहाँ पे इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच में इक्विलिब्रियम यहाँ पे होता है। नाउ यहाँ पे वर्क डन अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वर्क डन आपका आएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आपको पता है प्रेशर जो है वो फोर्स अपॉन एरिया के बराबर होता है। नाउ फोर्स यहाँ पे क्या जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया, और वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। फोर्स को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, फोर्स को मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया आपके प्रेशर इनटू एरिया से, राइट। तो फोर्स को मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया प्रेशर इनटू एरिया से। इसको हम यहाँ पे पहले नए से लिखेंगे अब। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास
वर्क डन है इसको मैं लिखूंगा प्रेशर, फोर्स को लिखेंगे प्रेशर इंटू एरिया, इंटू में यहाँ पे हम लिखेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है, एल के बराबर है, तो यहाँ पे हमने लिखा ये डिस्प्लेसमेंट एल। अब यहाँ पे जो वर्क डन है ये मेरे पास आएगा प्रेशर इंटू डेल्टा वी। अब डेल्टा वी हमारे पास वॉल्यूम चेंज है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ये हमारे पास फाइनल वॉल्यूम में इनिशियल वॉल्यूम। अब फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे माइनस वी हमारे पास आ जाता है, और ये हमारे पास है एक्सटर्नल प्रेशर, और यही हमारे पास निकल के आ जाता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी के बराबर। तो ये हमारे पास आ जाता है आपका वर्क डन का फॉर्मूला एक रिवर्सिबल प्रोसेस में। तो रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, रिवर्सिबल नहीं इरिवर्सिबल प्रोसेस, सॉरी, ये क्या है, एक स्टेप में हम कर रहे हैं इसको, राइट, फिनाइट टाइम इसको लग रहा है, और यहाँ पे वर्क डन हमारे पास माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी के बराबर आता है, और ये हमारे पास मैक्सिमम वर्क आता है एक रिवर्सिबल प्रोसेस में। वहीं पे ये पिस्टन में क्या करता है, मैं यहाँ पे पिस्टन लेता, मैं यहाँ पे कंटेनर लेता, इसमें गैस भरी हुई थी, यहाँ पे पिस्टन लेता, अब मैं क्या करता, यहाँ पे एक सैंड बैग लाता, सैंड बैग से उठा के मैं यहाँ पे इसमें सैंड रखता धीरे धीरे एक एक पार्टिकल। इसमें मैं क्या करता, अगर मुझे ये इरिवर्सिबल बनानी होती तो मैं एक बार क्या करता, पिस्टन था इसके ऊपर एक सैंड बैग उठा के यहाँ पे रख देता, ये एकदम से नीचे जाता पिस्टन, यहाँ पे वॉल्यूम चेंज आता, और वॉल्यूम चेंज यहाँ पे बड़ा आता, इसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, वर्क डन माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी आता। अब मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ ये पिस्टन ऐसे रखा, यहाँ से मैंने एक सैंड बैग लाया, इसको एकदम से इस पे नहीं रखा, इससे थोड़े छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स निकाल के इधर रखे, पहले एक रखा फिर दो रखा, राइट, तो 2-3 सैंड पार्टिकल, तो यहाँ पे हमारे पास ये छोटे छोटे स्टेप्स में होगा। ये पिस्टन कभी जैसे सैंड पार्टिकल रखूंगा ये नीचे जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर एक और सैंड पार्टिकल रखूंगा नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, राइट, तो छोटे छोटे स्टेप्स में यहाँ पे ये पिस्टन नीचे जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, आपका रिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहाँ पे हमारे पास ये इन्फिनाइट स्टेप्स में होती है एक रिवर्सिबल प्रोसेस, और हर स्टेप पे आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा, राइट। और वर्क डन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, वर्क डन यहाँ पे कितना होता है आपका रिवर्सिबल प्रोसेस में, वर्क डन ऑब्टेन्ड इज रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम नहीं मिनिमम होता है, मैक्सिमम वर्क डन आपका यहाँ पे इरिवर्सिबल प्रोसेस में होता है, तो यहाँ पे मिनिमम वर्क डन आप लिख लेना। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, ये था हमारे पास रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस का डिफरेंस। अब वर्क डन आपने देख लिया इरिवर्सिबल प्रोसेस का माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अब डेल्टा वी अगर यहाँ पे हमारे पास ये तो फॉर्मूला है, अब डेल्टा वी हमारे पास वी फाइनल माइनस वी इनिशियल है। अब अगर ये टर्म पॉजिटिव आई तो वर्क डन में आप डेल्टा वी नेगेटिव डालोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वर्क डन पॉजिटिव आएगा। तो डेल्टा वी अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास डेल्टा वी नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। वहीं पे डेल्टा वी पॉजिटिव मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा है, तो डेल्टा वी पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव इंटू नेगेटिव आपका नेगेटिव आएगा, वर्क डन नेगेटिव आएगा। और केमिस्ट्री में हमेशा याद रखना, जब हम अगेंस्ट द सिस्टम जाते हैं, राइट, जब हम अगेंस्ट द सिस्टम जाते हैं तब वर्क डन जो हमारे पास आता है दैट इज पॉजिटिव। और जब हम सिस्टम की तरफ देखते हैं, मतलब जो सिस्टम वर्क करता है उसको हम लेते हैं नेगेटिव। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, जो ये सिस्टम वर्क करेगा, फॉर एग्जांपल गैस हमारे पास है, ये यहाँ पे एक्सपैंड करेगी, राइट। अब एक्सपैंड करेगी तो डेल्टा वी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो जब गैस एक्सपैंड करेगी, यहाँ बोलेंगे सिस्टम जब वर्क करेगा, सिस्टम क्या है यहाँ पे ये है, अब ये जब वर्क करेगा तो नेगेटिव होगा, तो वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव है। वहीं पे आपने सिस्टम पे वर्क किया, आपने पिस्टन को ऐसे कंप्रेस कर दिया तो वॉल्यूम चेंज हमारे पास नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम जब आप करोगे, एक्सटर्नली इस पे फोर्स लगा के कुछ वर्क करोगे, वो हम पॉजिटिव लेते हैं। तो वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है। एक और चीज, अगर यहाँ पे फ्री एक्सपेंशन हो गैस का, फ्री एक्सपेंशन का मतलब गैस एक्सपेंड करे अगेंस्ट एक्सटर्नल जीरो प्रेशर, जो एक्सटर्नल प्रेशर हो जीरो हो, तो वर्क डन अगेन जीरो आ जाएगा। और अगर डेल्टा वी आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा, आपने पिस्टन एक ही जगह रखा हुआ है, तो उस केस में भी वॉल्यूम चेंज यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन भी आपका जीरो यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है आपका टॉपिक दैट इज हीट। तो हीट हमारे पास सिंपली क्या होता है, हीट हमारे पास सिंपली होता है एनर्जी का एक फॉर्म जो फ्लो करता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में। सिंपल सी बात है, आप ठंड में बाहर निकलते हो, आप अगर आपने कपड़े कम पहने हैं तो आपको जल्दी ठंड लग जाती है। रीजन ये है कि आपकी हीट बॉडी से जो है, आपकी बॉडी हायर टेम्परेचर पे है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री का होता है, सराउंडिंग टेम्परेचर माइनस में है या आपका 0, 10 ऐसा कुछ टेम्परेचर है, तो आपकी बॉडी हाई टेम्परेचर पे है,
सराउंडिंग जो आपका है वो आपके लो टेम्परेचर पे है, तो आपकी बॉडी से हीट निकलती है हाई टेम्परेचर से और लो टेम्परेचर में फ्लो करती है, तो यही हमारे पास हीट आपकी होती है, राइट। और मैंने आपको वहाँ बोला भी था हीट को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल क्यू से, और ये हमारे पास एक पाथ फंक्शन होता है। यूनिट इसका जूल, कैलोरी या लीटर एटीएम होता है। अब लीटर एटीएम जूल का कन्वर्जन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, राइट। तो लीटर एटीएम का कन्वर्जन हमारे पास, लीटर को आप वॉल्यूम के ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करोगे दैट इज मीटर क्यूब, तो हमारे पास आएगा 10 पावर माइनस आपका 10 पावर माइनस 3 मीटर क्यूब इंटू एटीएम को आप लिखोगे 1.0312 इंटू 10 पावर 5 पास्कल्स, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, यह आपके पास, ये आपके पास निकल के आ जाएगा 1.0312 इंटू 10 पावर 2 पास्कल मीटर क्यूब, और ये हमारे पास आ जाता है कितना 1.0312 इंटू 10 पावर 2 जूल के बराबर। तो 1 लीटर एटीएम हमारे पास इसके बराबर आ जाता है, तो ये आप कन्वर्जन याद रखोगे। अब हमारे पास यहाँ पे साइन कन्वेंशन की बात आती है, तो अगर जैसे हमारे पास वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता था, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता था, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता था। इसी तरह हमारे पास अगर कोई बॉडी हीट रिलीज कर रही है, पहले से मैं आपको पढ़ाता आ रहा हूँ कि हीट रिलीज होती है तो उसको नेगेटिव लिखते हैं, हीट अब्जॉर्ब होगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। अगर कोई बॉडी हीट रिलीज कर रही है तो उस केस में हम क्यू को लिखेंगे ये नेगेटिव है, अगर कोई बॉडी हीट अब्जॉर्ब कर रही है तो हीट को लिखेंगे पॉजिटिव है। नाउ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस की बात करते हैं हमारे पास, राइट। तो हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोसेस डिफरेंट टाइप की होती है, राइट। तो ऑपरेशन दैट ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज नोन एज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो इसमें हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक और एडियाबैटिक प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। अब टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, आइसो का मतलब है कांस्टेंट, थर्मल का मतलब है टेम्परेचर, तो कांस्टेंट टेम्परेचर वाली प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या रहे कांस्टेंट। अब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, जीरो। इसी तरह आइसोबारिक, आइसो का मतलब कांस्टेंट, बारिक का मतलब प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है तो चेंज इन प्रेशर क्या होगा, जीरो। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसो मतलब सेम, कोरिक मतलब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा। इसी तरह एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब कांस्टेंट हीट, तो हीट चेंज क्या होगा, जीरो होगा। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस आती है। साइक्लिक प्रोसेस हमारे पास एक ऐसी प्रोसेस है, जैसे मैं यहाँ पे पीवी ग्राफ दिखाऊं आपको, एक हमारे पास राइट एक प्रोसेस है, यहाँ पे स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे वापस से आके एंड कर रही है, तो ये हमारे पास प्रोसेस क्या हो जाएगी, साइक्लिक हो जाएगी। इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है, सेम है। अब इनिशियल फाइनल स्टेट सेम है तो हमारे पास चेंज इन दैट स्टेट फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे मेरे पास अगर मेरे पास किसी प्रोसेस में जो साइक्लिक प्रोसेस है तो उसमें इनिशियल और फाइनल प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, तो प्रेशर चेंज होगा जीरो। इसी तरह टेम्परेचर चेंज जीरो होगा, कोई भी स्टेट फंक्शन लो उसका चेंज जीरो हो जाएगा। लाइकवाइज डेल्टा वी का चेंज लो जीरो हो जाएगा, डेल्टा ई का चेंज जीरो हो जाएगा, डेल्टा एस का चेंज जीरो हो जाएगा, और डेल्टा जी विच इज गिब्स एनर्जी चेंज ये भी हमारे पास जीरो हो जाएगा। तो ये थी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। अब हम यहाँ पे देखते हैं आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, राइट। इसमें हम देखेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमारे पास वो प्रॉपर्टी होती है सिस्टम की जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेगी, जैसे मेरे पास सिस्टम का मास है तो कितना मैटर उसमें भरा हुआ है, राइट, कितना उसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उस पर मास डिपेंड करेगा। इसी तरह मेरे पास वॉल्यूम है, मेरे पास एक कमरा है, राइट, तो एक कमरा है मेरे पास, इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा। इसका वॉल्यूम अगर v था, अब इसका v/2 हो जाएगा, इसका v/2 हो जाएगा। अगेन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, हीट कैपेसिटी है, इंटरनल एनर्जी है, एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, फ्री एनर्जी चेंज है। ये मेरे पास क्या है, आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, राइट। सो दिस इज योर मास, दिस इज योर वॉल्यूम, दिस इज हीट कैपेसिटी, दिस इज इंटरनल एनर्जी, दिस इज एंथैल्पी, दिस इज एंट्रोपी, दिस इज योर फ्री एनर्जी चेंज। आपके क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी उसका उल्टा, जो अमाउंट ऑफ मैटर पे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करेगी, राइट। जैसे मेरे पास टेम्परेचर है, मेरे पास एक रूम है, मैंने क्या किया, रूम को बीच में हाफ कर दिया, दीवार लगा दी। अब यहाँ पे हाफ कर दिया तो सब्सटेंस चेंज हो गया, मैटर का अमाउंट चेंज हो गया। इस रूम का मैटर अलग है, इसमें अलग है, गैसेस है, इसमें मैटर की फॉर्म है, इसमें भी गैसेस है। अब होना ये चाहिए था कि टेम्परेचर भी चेंज होना चाहिए था, बट ये मैटर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है हमारे पास, टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इस रूम का अगर टेम्परेचर टी था, इसका भी टेम्परेचर टी रहेगा, इसका भी टेम्परेचर टी रहेगा। लाइकवाइज प्रेशर, डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी हमारे पास क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज यहाँ पे हो जाती हैं। डेंसिटी कैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, आप क्या करो, एक पानी का ग्लास लो, उस पानी के ग्लास में आप क्या करो, डेंसिटी देख लो तो 1 ग्राम पर ml होगा। इसमें से एक स्पून से पानी निकाल लो,
राइट। आपने क्या कर दिया, वॉल्यूम चेंज कर दिया, तो इस स्पून में भी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होगी, तो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं कर रही है। आप चाहे 1 ml वाटर लो, आप एक लीटर वाटर लो, एक आप टैंकी में वाटर ले लो, आप एक पॉन्ड ले लो, हर जगह हमारे पास डेंसिटी क्या होगी, ऑलमोस्ट सेम होगी। नाउ हमारे पास डिफरेंट प्रोसेस का वर्क आता है। जैसे इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन आपने देखा था माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। जो हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस आती है, इसमें वर्क डन हमारे पास इसके बराबर होता है -2.303 RT log V2 by V1 या -2.303 RT log P1 by P2। अब आप बोलोगे ये क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है। मेरे पास क्या था, पिस्टन था, तो मेरे पास यहाँ पे एक पिस्टन था, इसमें मेरे पास एक ट्यूब था, इसमें मैंने एक पिस्टन लगाया था, राइट। अब इस पिस्टन को जब मैंने लगाया था तो यहाँ पे मैंने कुछ एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया, राइट। इसमें कुछ ना कुछ यहाँ पे इंटरनल प्रेशर होगा। बात कर रहे हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की। अब रिवर्सिबल प्रोसेस में यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरनल प्रेशर लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस से क्रिएट होता है, उसको हम डीपी बोलते हैं। वो हमारे पास क्या होता है, या तो पी एक्सटर्नल माइनस पी इंटरनल के बराबर होता है, या फिर पी इंटरनल माइनस पी एक्सटर्नल के बराबर होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, गैस का प्रेशर फ्लक्चुएट करता है, कभी पी एक्सटर्नल इंटरनल से ज़्यादा हो जाता है तो ये अंदर जाता है, फिर जब पी एक्सटर्नल से ज़्यादा होता है तो ये पिस्टन बाहर की तरफ जाता है। तो ये हमारे पास एक रिवर्सिबल प्रोसेस यहाँ पे चलती रहती है। तो इसका वर्क डन आप पी डेल्टा वी से डायरेक्टली नहीं लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल वॉल्यूम चेंज आता है, कुछ टाइम बाद ये पिस्टन इधर जाएगा। अगर पी एक्सटर्नल पी इंटरनल से ज़्यादा है तो वॉल्यूम चेंज यहाँ पे डेल्टा वी नहीं आएगा, डी वी आएगा। तो इसको आप करते हो इंटीग्रेशन के थ्रू, इसका वर्क डन निकालते हो, इंटीग्रल पी डी वी। क्योंकि जब कोई चीज़ कांस्टेंट नहीं होती तो हम उसको इंटीग्रेशन से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या किया, इंटीग्रेशन से वर्क डन कैलकुलेट किया, इंटीग्रल पी डी वी, और वॉल्यूम लिमिट आप इनिशियल से फाइनल वॉल्यूम तक डालोगे, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, फिलहाल के लिए मैं इस नेगेटिव साइन को यहाँ से हटा रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, तो पी डी वी हमारे पास आ जाएगा। अब क्या होगा, जो हमारे पास इंटीग्रल पी डी वी, जो मेरे पास यहाँ पे इंटीग्रल क्या है, यहाँ पे मेरे पास इंटीग्रल पी डी वी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे टर्म लिखी है, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, एक सेकेंड। तो इंटीग्रल पी डी वी, अब पी जो है मेरे पास यहाँ पे क्या होता है, पी मेरे पास यहाँ पे पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी के बराबर यहाँ पे हो जाता है। अब प्लस माइनस डीपी मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, यहाँ पे मैंने पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी इसीलिए लिखा क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, डीपी होता है हमारे पास पी एक्सटर्नल माइनस पी इंटरनल के बराबर। यहाँ से आप पी इंटरनल लिखोगे तो वो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पी की वैल्यू यहाँ पे लिखोगे आप पी एक्सटर्नल की, तो हमारे पास डीपी प्लस पी इंटरनल आ जाएगा। दूसरे वाले केस में आप पी इंटरनल लिखोगे तो डीपी हमारे पास पी एक्सटर्नल माइनस डीपी आ जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि जो हमारे पास प्रेशर डिफरेंस है इनके बीच में वो प्लस माइनस डीपी होता है। कभी ये बाहर की तरफ होगा, कभी अंदर की तरफ मतलब कभी बाहर की तरफ होता है, कभी अंदर की तरफ होता है। तो इसलिए हम इसको लिखते हैं पी को इंस्टेड ऑफ पी एक्सटर्नल, यहाँ पे पी एक्सटर्नल को हम लिख सकते हैं प्लस पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी, राइट। तो पी एक्सटर्नल प्लस माइनस डीपी हमारे पास क्या हो जाएगा, पी इंटरनल के बराबर हो जाएगा। नाउ यहाँ पे आप देखो कि इसको मैंने ब्रेक कर दिया, तो पी इंटरनल डीवी को सेपरेट कर दिया, इसको सेपरेट कर दिया, तो पी इंटरनल डीवी हो जाएगा प्लस यहाँ पे मेरे पास प्लस माइनस डीपी डीवी हो जाएगा। अब यहाँ पे डीपी जो होता है प्रेशर चेंज, ये बहुत मिनिमम होता है, बहुत ही छोटा होता है, तो इसको हम नियरली जीरो लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बचता है ये वाला टर्म। अब इसका इंटीग्रेशन आप करोगे, राइट, तो इसमें हमारे पास पी इंटरनल आइडियल गैस इक्वेशन के थ्रू मैंने पी वी एन आर टी आपको पता है, तो पी मैंने एन आर टी अपॉन वी डाल दिया इसमें, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब एन आर टी अपॉन वी में आपको पता है क्या है, पता है कि एन आर टी जो है, एन मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स है और हमारे पास गैस कांस्टेंट है, और ये आइसोथर्मल प्रोसेस हमारे पास है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा। तो इन तीनों को इंटीग्रेशन से बाहर भेज दिया। यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, यहाँ पे मेरे पास डी वी अपॉन वी बचा। अगेन यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, अब जो मेरे पास dv है ये हमारे पास वॉल्यूम चेंज है, क्योंकि गैस कंप्रेस हो रही है, तो यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन लगाऊंगा और वो नेगेटिव मैंने बाहर रख दिया। तो यहाँ पे माइनस एनआरटी इंटीग्रल dv अपॉन वी है, ये नीचे यहाँ पे ये हमारे पास dv अपॉन वी है। अब आपको पता है 1 अपॉन वी, ये हमारे पास क्या है 1 अपॉन वी dv इंटीग्रल। आप बेसिक मैथ्स से याद करो, 1 अपॉन एक्स डी एक्स के इंटीग्रेशन क्या होता था,
ln x होता था, तो 1/v dv का इंटीग्रल क्या होगा, ln v होगा। तो हमारे पास माइनस nRT ln v इनिशियल फाइनल वॉल्यूम लिमिट में इसमें डाल रहा हूँ, यहाँ से मेरे पास माइनस nRT ln v फाइनल माइनस v फाइनल अपॉन v इनिशियल आएगा, राइट। अब हमारे पास ln को log में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे पास ln बराबर होता है 2.303 log। तो ln की जगह मैं यहाँ पे 2.303 log लिख रहा हूँ। तो ये मेरे पास फाइनल वर्क डन का फॉर्मूला माइनस 2.303 RT log v फाइनल अपॉन v इनिशियल। यह हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा। तो v फाइनल की जगह p इनिशियल अपॉन p फाइनल, v फाइनल अपॉन v इनिशियल की जगह p इनिशियल अपॉन p फाइनल। ये होता है हमारे पास आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन। So that was your intensive extensive properties और work done reversible और irreversible process का। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी सिंपली हमारे पास सम होता है वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सच एज ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, काइनेटिक, कोलम्बिक, न्यूक्लियर एटसेट्रा। सो दिस इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। तो आपके पास सिस्टम में जो भी टाइप की एनर्जी होगी, मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, ट्रांसलेशनल एनर्जी होगी, रोटेशनल एनर्जी होगी, वाइब्रेशनल एनर्जी होगी, न्यूक्लियर, कोलम्बिक, जो भी एनर्जीज है उन सब का सम हमारे पास इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। और ये हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। और ये हमारे पास क्या होगी, एक तो एक्सटेंसिव प्रोसेस होगी और टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। तो अगर हमारे पास एक आइसोथर्मल प्रोसेस में यहाँ पे बोलूँ, आइसोथर्मल प्रोसेस है मेरे पास, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा आपका, वो भी जीरो हो जाएगा। नाउ दैट इज योर इंटरनल एनर्जी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें सिंपली बोलता है कि अगर हमारे पास तीन बॉडीज है ए, बी और सी, अब ए मेरे पास बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब टेम्परेचर इसका टी है, इसका भी टी है। इसी तरह ए मेरे पास सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, टेम्परेचर इसका टी है, इसका टी है। तो अगर ये इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यहाँ से इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका और इसका टेम्परेचर सेम हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है इनका और इनका भी टेम्परेचर सेम हो जाएगा, ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। सो दैट इज वेरी सिंपल। तो ये था आपका जीरोथ लॉ। अब हम देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है। तो ये हमें बोलता है कि जो हमारे पास यूनिवर्स है उसमें टोटल एनर्जी जो है दैट इज कांस्टेंट, राइट। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये आपको पता है। तो यूनिवर्स की टोटल ओवरऑल एनर्जी क्या रहती है आपकी, कांस्टेंट रहती है। अब एनर्जी कांस्टेंट रहती है तो एनर्जी चेंज ऑफ यूनिवर्स क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। या हम ये भी बोल सकते हैं एनर्जी चेंज ऑफ यूनिवर्स एनर्जी चेंज ऑफ सिस्टम और एनर्जी चेंज ऑफ सराउंडिंग के बराबर यहाँ पे हो जाएगा। इसी को हम जब मैथमेटिकल फॉर्म लेते हैं तो हमारे पास डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, वेयर क्यू इज हीट, when Q is heat and W is work done, right। तो Q हमारे पास heat है और W हमारे पास work done है। तो ये work done है हमारे पास। तो heat हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो क्या कर रही है, सिस्टम में जाके वहाँ पे एनर्जी चेंज आपका करा रही है। तो ये Q हमारे पास सिस्टम में जा रही है और यहाँ पे सिस्टम की एनर्जी चेंज करा रही है। अब जो बाकी की हीट है वो क्या हो रही है, वो सराउंडिंग्स में रिलीज हो रही है और वो वर्क की फॉर्म में आपके यहाँ पे रह रही है। तो ये था हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, वेयर क्यू इज हीट अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एंड डब्ल्यू इज वर्क डन ऑन द सिस्टम, या ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। सो दैट इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट हमारे पास इसी में अगर प्रोसेस आइसोथर्मल हो तो ऑब्वियस सी बात है डेल्टा ई जीरो होगा, मैंने आपको ऊपर बोला। अब डेल्टा ई जीरो होगा तो क्यू माइनस डब्ल्यू के बराबर होगा, मतलब हीट अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम हो जाएगा वर्क डन बाय द सिस्टम के बराबर। तो हीट अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। जो मैंने आपको पीछे साइन कन्वेंशन बढ़ाया था वही मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। अगर हमारे पास प्रोसेस आइसोकोरिक होगी तो वॉल्यूम चेंज जीरो होगा, वॉल्यूम चेंज जीरो होगा तो वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि वर्क डन आपका पी डेल्टा वी के बराबर होता है। वॉल्यूम चेंज जीरो है तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। अब वर्क डन जीरो हो जाएगा मेरे पास तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो ई हमारे पास डेल्टा ई क्यू के बराबर आएगा। तो मैं बोलूंगा कि इंटरनल एनर्जी चेंज हमारे पास होगी बराबर हीट अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम के बराबर यहाँ पे हो जाएगी। इसी तरह मेरी यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस आती है। अब एडियाबैटिक प्रोसेस मैंने आपको बोला जिसमें क्या हो, हीट एक्सचेंज जीरो है, क्यू हमारे पास जो होगा वो जीरो होगा। अब क्यू जीरो है तो डेल्टा ई क्यू प्लस डब्ल्यू होता था, क्यू जीरो है तो डेल्टा ई डब्ल्यू के बराबर आएगा। और यहाँ से मैं बोलूंगा कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास अगर प्रोसेस आइसोबारिक है, आइसोबारिक प्रोसेस में बोलूंगा कि प्रेशर कांस्टेंट होगा। अब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग आपको पता है ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। नाउ वर्क डन को आप पी डेल्टा वी लिखोगे और माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी स्पेसिफिकली बोलूँ तो वो लिखोगे। यहाँ से आपको पता है
कि डेल्टा ई हमारे पास आएगा। अब प्रेशर कांस्टेंट है तो इस Q को हम बोलते हैं हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता तो मैं इसको हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोलता, और इसी हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को हम डेल्टा H से रिप्रेजेंट करते हैं, आपका एंथैल्पी चेंज। तो इसको मैं यहाँ पे डेल्टा H से रिप्लेस कर सकता हूँ, और यहाँ पे माइनस P डेल्टा V आपका आ जाएगा ऊपर वाला। यहाँ से मैं इसको रीअरेंज करूंगा, इसको इधर ले जाऊंगा, या फिर क्या करूँ, हाँ, तो यहाँ पे मेरे पास डेल्टा H निकल के आ जाएगा डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। तो ये हमारे पास रिलेशन आता है डेल्टा H और डेल्टा E का। तो दिस इज योर हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये हमारे पास है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और डेल्टा E हमारे पास क्या होता है, तो अगर डेल्टा H हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है तो डेल्टा E हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाता है, और इनका रिलेशन हमारे पास ये निकल के आ जाता है। तो ये आप आगे भी देखोगे राइट एंथैल्पी में। तो एंथैल्पी मैंने क्या बोला, ये हमारे पास सम है किसका, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और वर्क डन का। सो यही यहाँ पे भी इसने यही लिखा है कि इट इज द सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी एंड पीवी एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी कि ई और पीवी का सम है। तो एग्जैक्टली हम यहाँ पे इसने यहाँ पे बोला कि H जो है हमारे पास E प्लस PV के बराबर होता है, और हमें पता है कि हम यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में क्या करते हैं, या किसी रिएक्शन में एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एनर्जी तो कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम चेंज इन एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मैं चेंज कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस डेल्टा PV के बराबर लिखूंगा। अब डेल्टा H मेरे पास आएगा डेल्टा E प्लस, यहाँ पे हमारे पास पहले डेल्टा PV आएगा, फिर डेल्टा P डेल्टा V आएगा। अब क्योंकि हमारे पास एक रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे होती है, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा P 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस P डेल्टा V के बराबर आ जाएगा, जो हमने यहाँ पे भी निकाला था। So that is your enthalpy. So enthalpy is the sum of internal energy and the PV energy of the system. तो internal energy और PV energy का sum। तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी enthalpy की। यूनिट इसका क्या आएगा, यूनिट इसका यहाँ पे आ जाएगा किलो, हमारे पास कैल्विन कैलोरी पर किलो कैलोरी पर मोल और किलो जूल पर मोल के बराबर आ जाएगी। नाउ कोई भी एलिमेंट होगा आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो उसका हमारे पास जो एंथैल्पी लेते हैं हम, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, वो हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं। और आपके पास अब क्या करोगे, जो हमारे पास डेल्टा PV था इसको nRT से रिप्लेस करोगे। अब यहाँ पे हमारे पास डेल्टा H डेल्टा E प्लस एक तो डेल्टा nRT आएगा प्लस nR डेल्टा T के बराबर आएगा। अब यहाँ पे क्योंकि रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे होती है, ये टर्म ही 0 हो जाएगी क्योंकि डेल्टा T 0 है। तो यहाँ पे हम डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NG/RT, ये दो फॉर्मूला आप यहाँ पे याद रखोगे। नाउ डेल्टा NG फॉर ए गैसियस रिएक्शन इज नथिंग बट difference of moles of gaseous products means difference of moles of gaseous products, difference of, फिर से सुनिए आप, difference of sum of moles of gaseous products means sum of moles of gaseous reactant। तो मेरे पास एक रिएक्शन है राइट, ये मेरे पास N1 है फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास N2 है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, इसके गैसियस मोल्स दैट इज N2 माइनस N1, ये हमारे पास डेल्टा N के बराबर आ जाएगा, विच इज जिसको हम बोलते हैं गैसियस रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के लिए डेल्टा Ng। सो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NG/RT। नाउ एंथैल्पी की डिपेंडेंस आप देख लो, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पे राइट। ये डिपेंड करता है आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट पे, ये डिपेंड करता है इनकी फिजिकल स्टेट पे, ये डिपेंड करता है कि रिएक्शन आपने सॉल्यूशन फेज में करी है या फिर प्योर स्टेट में करी है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और कांस्टेंट वॉल्यूम और प्रेशर डिपेंडेंट है राइट। तो जब हम एंथैल्पी की बात करते हैं तो हम कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे करते हैं राइट। इसी तरह हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंट आ जाएगी, ये हमारे पास फिजिकल और स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पे आ जाएगी, वो गैसियस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में, तो इसकी डिपेंडेंसी यहाँ पे आ जाती है। सो नाउ यहाँ पे अब हम देखेंगे डिफरेंट हीट कैपेसिटी। सबसे पहले हम मेजर हमारे पास जो हीट कैपेसिटी है दैट इज स्मॉल सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, सो ये हमारे पास होती है अमाउंट ऑफ हीट जो आपको देनी पड़ेगी किसी भी सब्सटेंस को, इरिस्पेक्टिव उसका अमाउंट कितना है, सो दैट उसका टेम्परेचर 1 केल्विन से या 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो जाए राइट। सो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ गिवन सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी। तो इसको हम, क्योंकि हम गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए बोल रहे हैं, तो ये हमारे पास अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करेगा, तो ये हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आ जाती है। मैथमेटिकली अगर मैं लिखूं C, तो हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट जो चाहिए टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए, तो फॉर्मूला इसका आता है हमारे पास Q/डेल्टा T, कितनी हीट में दूंगा जिससे हमारे पास 1 डिग्री सेल्सियस या टेम्परेचर रेज हो जाए। यूनिट इसका क्या आएगा, इसका होता है हमारे पास जूल, और ये हो जाएगा केल्विन, तो जूल पर केल्विन या फिर किलो कैलोरी पर केल्विन, क्योंकि हीट का यूनिट किलो कैलोरी भी होता है। तो यहाँ से Q हमारे पास C डेल्टा T के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास
मोलर हीट कैपेसिटी। अब मोलर हीट कैपेसिटी हमारे पास एक मोल के लिए डिफाइंड है। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 1 मोल है, तो अगेन ये सेम चीज़ है, कितनी हीट आपको चाहिए 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर रेज करने के लिए बाय 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन। सो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। रिप्रेजेंट हम इसको सीएम से करते हैं। अगेन ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि 1 मोल के लिए डिफाइंड है, तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। नाउ सीएम लाइक हमारे पास C था, तो ये हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे M लगाते हैं, तो ये हमारे पास बराबर होता है Q अपॉन डेल्टा T। बट यहाँ पे 1 मोल के लिए डिफाइंड है, तो नंबर ऑफ मोल से आप डिवाइड करोगे। यूनिट इसका आ जाएगा जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल या किलो कैलोरी पर केल्विन पर मोल। और Q हमारे पास NCM डेल्टा T के बराबर आ जाएगा। तो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Q अपॉन डेल्टा T, मोलर हीट कैपेसिटी Q अपॉन N डेल्टा T। देन हमारे पास यहाँ पे आ जाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको स्मॉल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो ये हमारे पास आती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम। ये 1 ग्राम के लिए डिफाइंड होता है बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे C हमारे पास Q अपॉन मास की बात करें तो M डेल्टा T यहाँ पे आ जाएगा। यूनिट इसका जूल पर केल्विन पर ग्राम या किलो कैलोरी पर केल्विन पर ग्राम आ जाएगा। नाउ हमारे पास Cp और Cv के बीच में रिलेशन आता है। Cp इज आपका Cp हमारे पास यहाँ पे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और Cv हमारे पास हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा। नाउ आपको पता है H हमारे पास E प्लस PV के बराबर होता है। PV की जगह आपने nRT डाल दिया तो H E प्लस nRT आ गया। अब 1 मोल, राइट, 1 मोल की अगर हम बात करें तो ये जो हमारे पास Cp और Cv है, हमारे पास मोलर हीट कैपेसिटी, इसको मैं लिख भी देता हूँ, ये मेरे पास है हीट कैपेसिटी नहीं, सॉरी, ये मोलर हीट कैपेसिटी है, राइट, मोलर हीट कैपेसिटी। बट P का मतलब यहाँ पे एट कांस्टेंट प्रेशर है, एट कांस्टेंट प्रेशर। और सिमिलरली मेरे पास ये जो है, ये हमारे पास मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cp हमारे पास मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट ये है प्रेशर और Cv मेरे पास कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा इक्वेशन को। तो dH अपॉन dt मेरे पास हो जाएगा d अपॉन dt प्लस इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो R बाहर आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। जैसे d बाई dx ऑफ x हमारे पास 1 होता है, इसी तरह हमारे पास d अपॉन dt ऑफ t क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नाउ यहाँ पे dH अपॉन dt क्या है हमारे पास, dH हमारे पास हीट एट, जैसे मेरे पास H क्या होता था, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसी तरह मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, H हमारे पास होता था हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ dH अपॉन dt को dQp अपॉन dt। अब dQp अपॉन dt इज नथिंग बट डेल्टा QP अपॉन डेल्टा T, और वही हमारे पास Cp के बराबर होता है, राइट। तो ये हमारे पास Cp के बराबर हो जाएगा, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे आपको Q अपॉन डेल्टा T बोला था, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ Cp, और D अपॉन dt हमारे पास हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, तो ये हमारे पास हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम आ जाएगी। नाउ यहाँ पे हमारे पास रिलेशन आ गया Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R, और इसी को मैं लिख सकता हूँ Cp माइनस Cv बराबर R। तो ये है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv। सो नाउ यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे मेरे पास जो Cp है दैट इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका रेशियो जो होता है इसको हम बोलते हैं गामा के बराबर, दैट इज योर पॉइजन्स रेशियो। और ये पॉइजन्स रेशियो जो हमारे पास होता है गामा, ये मोनो एटॉमिक गैस के लिए 5/3 होता है, डाई एटॉमिक गैस के लिए 7/5 होता है, और पॉली एटॉमिक गैस के लिए 4/3। ये वैल्यूज आप याद रखोगे। मोनो एटॉमिक गैस के लिए 5/3, डाई एटॉमिक के लिए 7/5 और पॉली एटॉमिक के लिए 4/3। सो दैट इज योर पॉइजन्स रेशियो। अब यहाँ पे एक और रिलेशन हमारे पास आ जाता है। अगर मैं क्या करूँ, मैं यही करूँ कि Cp माइनस Cv हमारे पास R होता है, और इस इक्वेशन को मैं Cv से डिवाइड मार दूँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, Cp अपॉन Cv, ये 1 हो जाएगा, ये R अपॉन Cv हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास गामा, ये -1 इक्वल टू R अपॉन Cv। इसी को मैं रीअरेंज करूँ तो मेरे पास Cv R अपॉन गामा -1 आता है। ये आप यूज़ नहीं करते हो, जब भी क्वेश्चन करना हो तो पहले आप निकालोगे क्या, पहले आप निकालोगे यहाँ से
ये वाला यूज करोगे आप, ये वाला फॉर्मूला, सॉरी, CV आप निकालोगे R/Γ-1। आपको मोनोएटॉमिक गैस दी है तो गामा 5/3 पुट करो, डायटोमिक दी है तो 7/5, पॉलीएटॉमिक दी है तो 4/5। यहाँ से CV निकालो, फिर आप निकालोगे CP - CV बराबर R। यहाँ से CP आपका CV प्लस R आ जाएगा, ये CV यहाँ पे पुट कर दो, सो CP भी निकला, CV भी निकला, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज योर एंट्रोपी। सो एंट्रोपी का मतलब सिंपली हमारे पास डिग्री ऑफ डिसऑर्डर या रैंडमनेस होता है किसी सिस्टम में। तो कोई भी सिस्टम आपका है वो हमेशा यूनिवर्स में रैंडम होना चाहता है। जैसे मैं क्या करूं, एक गैस रूम में रिलीज कर दूं तो विद इन 5 मिनट्स क्या होगा, ये हो जाएगा कि वो गैस पूरे रूम में डिस्पर्स कर जाएगी। ये यहाँ पे ये हो रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स है गैस के वो रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं और पूरे रूम में फैल रहे हैं। मतलब इनकी जो रैंडमनेस है, या मैं बोलूँ कॉन्स्टिट्यूएंट्स का जो डिसऑर्डर है अरेंजमेंट का, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसी तरह मैं अगर पानी का ग्लास जमीन पे डाल दूं तो क्या हो जाएगा, वो स्पिल हो जाएगा, इधर उधर बिखर जाएगा। इसका मतलब ये है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स भी क्या हो रहे हैं, ये इधर उधर आपस में क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं रैंडमली, राइट। और इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट जो हमारे पास पार्टिकल्स थे या मॉलिक्यूल्स थे, उनका अरेंजमेंट जो है वो डिसऑर्डर्ड हो रहा है। तो एंट्रोपी का मतलब यही होता है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस या डिसऑर्डर कितना आएगा हमारे पास सिस्टम में, इसको हम बोलते हैं एंट्रोपी। तो अगर मैं बात करूं गैसेस की, इसमें हमारे पास मॉलिक्यूल्स इन गैसेस कंपेयर टू सॉलिड्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो वो इजीली इधर उधर मूव कर सकते हैं। तो उनमें क्या हो जाएगा, जो हमारे पास रैंडमनेस या डिसऑर्डर है या फिर एंट्रोपी जो हमारे पास गैसेस की है, वो सॉलिड से ज़्यादा आती है, क्योंकि सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स या कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में पास होते हैं, जिसकी वजह से उतना ज़्यादा रैंडमनेस यहाँ पे नहीं होती है। और हमारे पास एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला आता है, हीट चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस अपॉन टेम्परेचर, और जूल पर केल्विन का यूनिट आता है, ये भी आप ध्यान रखोगे। नाउ यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एंट्रोपी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। जैसे टेम्परेचर आ गया, अब टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो एंट्रोपी चेंज डिक्रीज हो जाएगा, ये फॉर्मूला से आपने देख लिया। प्रेशर का क्या इफेक्ट रहता है, अब प्रेशर का क्या इफेक्ट रहेगा यहाँ पे, तो प्रेशर का इफेक्ट आप ऐसे समझोगे, यहाँ पे मेरे पास कोई कंटेनर है गैस का, राइट, जो मैंने पीछे भी आपको समझाया था। गैस का कंटेनर मेरे पास है फॉर एग्जाम्पल, राइट, ये मेरे पास गैस का कंटेनर, इसमें पिस्टन लगा हुआ है यहाँ पे। अब अगर मैं इस पिस्टन को प्रेस करके इधर ले आता हूँ, राइट, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कंटेनर का। इसमें हमारे पास गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं अब वो क्या होंगे, कम वॉल्यूम में रहेंगे। पहले हमारे पास लार्जर वॉल्यूम में थे, अब ये छोटे वॉल्यूम में आगे रह जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, इनका फ्री मूवमेंट जो होगा गैस मॉलिक्यूल्स का वो कम हो जाएगा। फ्री मूवमेंट कम हो जाएगा तो ये रैंडमली मूव नहीं कर पाएंगे, तो रैंडमनेस डिक्रीज हो जाएगी, या फिर हम बोल सकते हैं एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी। तो सिमिलरली अगर मैं इस पिस्टन को यहाँ पे क्या करता, पुल करता बाहर की तरफ, तो यहाँ पे क्या हो जाता, हमारा वॉल्यूम जो है कंटेनर का वो हो जाता है इंक्रीज, राइट। ये मैंने पिस्टन इधर पुल कर दिया, यहाँ पे पहुंचा दिया, तो वॉल्यूम अब बढ़ गया, तो गैस मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गई, ये रैंडमली अब मूव कर पाएंगे इस कंटेनर में। तो प्रेशर इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे आप याद रखोगे कि अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो आपकी एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज हो रही होगी। तो प्रेशर इंक्रीज होगा, एंट्रोपी डिक्रीज हो रही होगी, क्योंकि रैंडम मूवमेंट गैस मॉलिक्यूल्स का यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, राइट। तो ये था हमारे पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर, राइट, एंट्रोपी पे। एटॉमिसिटी की अगर मैं बात करूं तो जितने आपके गैस के मोल्स बढ़ेंगे उतनी ज्यादा आपकी रैंडमनेस बढ़ेगी। जैसे मेरे पास एक रिएक्शन है N2 + 3 × H2, ये आपका देता है अमोनिया NH3, राइट। यहाँ पे गैस के 1 मोल है, इस रिएक्टेंट साइड पे गैस के 4 मोल्स है, राइट। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ से यहाँ जब आप जा रहे हो तो एटॉमिसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, या मोल्स ऑफ गैस कम हो रहे हैं। तो ये प्रोसेस जो है यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये प्रोसेस यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे गैस के मोल्स बढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे एटॉमिसिटी बढ़ेगी एंट्रोपी सिस्टम की बढ़ेगी, तो जैसे जैसे आपकी यहाँ पे मोल्स बढ़ेंगे, जैसे यहाँ से यहाँ जा रहा है ये, राइट, रिएक्शन इस डायरेक्शन में हो रही है, तो यहाँ पे आपके मोल्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये यहाँ पे एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और इस डायरेक्शन में एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एटॉमिसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी आपकी एंट्रोपी वैसे वैसे यहाँ पे, गैस के लिए मैं बोल रहा हूं, तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी। नाउ यहाँ पे हमारे पास मोलर एंट्रोपी की हम बात करते हैं। तो मोलर एंट्रोपी में हमारे पास क्या होता है, मोलर एंट्रोपी होता है हमारे पास 1 मोल सब्सटेंस की एंट्रोपी। जैसे मोलर हीट कैपेसिटी 1 मोल सब्सटेंस के लिए डिफाइंड था, मोलर एंट्रोपी भी 1 मोल सब्सटेंस के लिए डिफाइंड होगा।
अब हमारे पास टोटल जो हमारे पास एंट्रोपी चेंज है ये सिस्टम और सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज इसके बराबर हो जाएगा। तो एक प्रोसेस के लिए स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्राइटेरिया ये है कि एंट्रोपी जो है वो बढ़नी चाहिए, राइट, और एंट्रोपी चेंज क्या आना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो खुद होगी, जैसे ये रिएक्शन है, राइट, इसमें हमारे पास स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया ये है कि हमारे पास मोल्स ऑफ गैस बढ़नी चाहिए। तो ये हमारे पास इस डायरेक्शन में ज़्यादा स्पॉन्टेनियस आपको लग रही है, राइट। तो यहाँ पे मैं ये बोलूँगा कि जो हमारे पास प्रोसेस है इसको स्पॉन्टेनियस होने के लिए जो डेल्टा एस है दैट शुड बी पॉजिटिव, यानी कि एंट्रोपी चेंज जो है पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव कब आएगा, जब एंट्रोपी बढ़ेगी, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल पॉजिटिव आएगा। तो दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। अब एडियाबेटिक प्रोसेस में क्यू रिवर्सिबल 0 हो जाएगा। अब क्यू रिवर्सिबल 0 हो जाएगा तो डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाएगा। साइक्लिक प्रोसेस में स्टेट फंक्शन का चेंज 0 आता है तो डेल्टा एस 0 हो जाएगा, राइट। नाउ हमारे पास यहाँ पे क्या था, क्यू रिवर्सिबल 0, डेल्टा एस 0। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है तो डेल्टा एस 0 है। अब रिएक्शन में आप एंट्रोपी चेंज देखोगे, मैंने आपको बोला गैस के मोल्स आपको देखने हैं। अगर रिएक्शन ऐसे हो रही है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, एंट्रोपी चेंज आप देखोगे तो यहाँ पे एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स मींस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स आप करोगे, राइट। एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स मींस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स आप यहाँ पे करोगे, राइट। तो ये बराबर होता है आपका एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स। अब एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट खुद किस पे डिपेंड करता है, मोल्स पे। तो अगर हमारे पास प्रोडक्ट रिएक्शन एक है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें आप देखोगे प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स और रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स, राइट। अगर उनके गैसियस मोल्स का डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ से यहाँ जाने पे गैसियस मोल्स बढ़ रहे हैं, तो अगेन क्या होगा, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट से ज़्यादा होगा और ये चेंज पॉजिटिव आएगा और ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। वहीं पे अगर यहाँ से यहाँ जाने पे अगर यहाँ से यहाँ जाने पे आपके मोल्स कम हो रहे हैं तो आपका मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट करोगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा तो एंट्रोपी चेंज भी नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, राइट। तो डेल्टा एन जी पॉजिटिव तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एन जी नेगेटिव तो प्रोसेस यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो ये था हमारे पास एंट्रोपी का मतलब क्या होता है और कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं और कब हम किसी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। स्पेसिफिकली एक रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास रैंडमनेस इन डिफरेंट प्रोसेस की बात करते हैं। जैसे मेरे पास रबर की स्ट्रेचिंग है, जब हम रबर को स्ट्रेच करते हैं तो रबर को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनमें डिसअरेंजमेंट आ जाता है। यहाँ हम बोल सकते हैं जो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट था वो क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास रैंडमनेस बढ़ रही है तो एंट्रोपी बढ़ेगी और डेल्टा एस यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा डेल्टा एस पॉजिटिव आ जाएगा या डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। बॉइलिंग ऑफ एग में आप बोलोगे जब एग को बॉईल करते हैं तो वो लिक्विड होता है, फिर वो सॉलिड हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पे बोलोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेट चेंज की बात कर रहे हैं हम, तो अगर कोई गैस सॉलिड में चेंज होगी या कोई लिक्विड सॉलिड में चेंज होगी तो एंट्रोपी क्या होनी चाहिए थी, एंट्रोपी यहाँ पे नेगेटिव होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे एंट्रोपी होती है पॉजिटिव। अब रीज़न इसका ये है कि जब हम बॉईल करते हैं एग को तो प्रोटीन जो है वो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में होते हैं। अब बॉइलिंग से इनका टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो प्रोटीन्स का डिनेचुरेशन हो जाता है और डिनेचुरेशन से प्रोटीन्स का अरेंजमेंट जो है वो डिसऑर्डर्ड हो जाता है। इसकी वजह से डेल्टा एस पॉजिटिव आता है। इसी तरह मेरे पास ग्रेफाइट और कार्बन में एक बात करें तो यहाँ पे मेरे पास ग्रेफाइट जो है इसका एंट्रोपी कार्बन से ज़्यादा है, तो एंट्रोपी ऑफ कार्बन ग्रेफाइट इज ग्रेटर देन एंट्रोपी ऑफ कार्बन डायमंड। रीज़न इसका ये है हमारे पास कि ग्रेफाइट में पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मोबाइल होते हैं और ये मोबाइल पाई इलेक्ट्रॉन्स इसकी लेयर्स में मूव करते रहते हैं, तो इसकी यहाँ पे एंट्रोपी से ज़्यादा होती है। सो दिस इज योर रैंडमनेस इन डिफरेंट प्रोसेसेस। अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा उसके ऊपर। तो पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है साइक्लिक प्रोसेस में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस के लिए ये वर्क डन पाथ फंक्शन है, तो ये तो हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, स्टेट फंक्शन का चेंज 0 होगा। अब ये हमारे पास पाथ फंक्शन है, ये हमारे पास स्टेट फंक्शन है तो इसका चेंज 0 होगा। ये हमारे पास स्टेट फंक्शन है तो कांस्टेंट रहेगा, चेंज 0 आएगा, ये भी ठीक है। ये हमारे पास गलत है, इसका आंसर है बी और सी करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आप देखो, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर अ साइक्लिकल प्रोसेस। तो ये फिर से ये शायद क्वेश्चन, हाँ यही क्वेश्चन दे रखा है ऊपर वाला, तो ये आप इसका ऑप्शन क्या है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास आपको डेल्टा एच और डेल्टा ई का रिलेशन यहाँ पे बताना है। तो डेल्टा एच आपका बराबर होता है डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, यहाँ पे हमारे पास आर टी की टर्म में दे रखा है, तो आपका डेल्टा एन जी आर टी, ये बोला था मैंने आपको। अब यहाँ पे आप देखो डेल्टा एन जी क्या है, समेशन मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा एन जी आपका क्या है, समेशन ऑफ गैस के मोल्स
gaseous moles of reactant minus summation of gaseous moles of products, यहाँ पे gaseous moles of products, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, reactants। तो यहाँ से आप क्या करोगे, डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस डेल्टा Ng आप क्या करोगे, प्रोडक्ट्स गैशियस प्रोडक्ट्स हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके 2 मोल्स है। रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास आपका है ऑक्सीजन, इसके 3 मोल्स है, तो 2 - 3 RT। तो डेल्टा H हमारे पास आ जाएगा डेल्टा E माइनस RT के बराबर। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखो, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एट कांस्टेंट प्रेशर इज C। तो यहाँ पे आपको दे रखी है मोलर हीट कैपेसिटी, कितना है, 75 जूल पर केल्विन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है 1 किलो जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू 100 ग्राम वाटर, राइट। तो आपको यहाँ पे हीट सप्लाइड क्यू दे रखा है 1 किलो जूल, मतलब 1000 जूल के बराबर। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बोल रहा है कि वाटर का मास दे रखा है, तो आप यहाँ पे W लिख लो, वो 100 ग्राम है। अब मोलर हीट कैपेसिटी पूछ रहा है, आपको फॉर्मूला पता है, Cm बराबर होता है Q/N डेल्टा T के। अब आपको क्या पूछ रहा है, डेल्टा T टेम्परेचर चेंज बताओ या इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, तो डेल्टा T Q/, तो यहाँ से हमारे पास तो कितना आ जाएगा, डेल्टा Q हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे डेल्टा Q नहीं, डेल्टा T कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा Q/N मल्टीप्लाइड बाई मोलर हीट कैपेसिटी। सो डेल्टा T आपके पास Q कितना है, दैट इज 1000 जूल के बराबर है। N आपका नंबर ऑफ मोल्स है, वो आप यहाँ से निकाल सकते हो, गिवन मास में मोलर मास, राइट। तो वेट आपका यहाँ पे कितना है, 100 है, तो N आपके हो जाएंगे 100/18। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 100 डिवाइडेड बाई 18, और Cm आपका कितना है, मोलर हीट कैपेसिटी, वो आपका 75 के बराबर है। तो यहाँ से डेल्टा T की वैल्यू आएगी 1000/100 इंटू 75, और ये 18 जाएगा ऊपर। तो यहाँ से डेल्टा T निकल के आ गया, राइट, ये आ जाएगा 180/75। तो ये आपके पास 2.4 केल्विन के बराबर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ अ गैस फ्रॉम 4 डेसीमीटर क्यूब टू 6 डेसीमीटर क्यूब। ये मैंने आपको पहले ही बोला था कि 1 डेसीमीटर क्यूब हमारे पास, एक कन्वर्जन फैक्टर आपको बोला था याद करने को, 1 लीटर के बराबर होता है, राइट। यहाँ पे वर्क डन हमारे पास, एक तो वॉल्यूम चेंज दे रखा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इनिशियल वॉल्यूम आपके पास कितना है, 4 डेसीमीटर क्यूब, और फाइनल वॉल्यूम आपके पास 6 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो वर्क डन आपके पास यहाँ पे, और प्रेशर भी दे रखा है, एक्सटर्नल प्रेशर, तो P एक्सटर्नल डेल्टा V आप लगा सकते हो, माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। तो वर्क डन आपके पास आ जाएगा माइनस P एक्सटर्नल आपका 3 ATM है, इंटू में डेल्टा V आप करोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा 6 - 4 दैट इज 2 डेसीमीटर क्यूब, ये आपका आ जाएगा -6 ATM डेसीमीटर क्यूब, या आप इसको -6 ATM लीटर भी लिख सकते हो। अब ATM लीटर को आपको कन्वर्ट करना है जूल्स में, वो कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको लिखने का पड़ेगा पास्कल में, जो इसका ये है ATM, और लीटर को लिखना पड़ेगा आपको किसमें, मीटर क्यूब में। तो ये हमारे पास -6 × 1.03, राइट, ऐसा कुछ होता है, 1.0325 के आसपास, मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली इतना लिख रहा हूँ, इंटू 10⁵ पास्कल, इंटू में 1 लीटर को हम लिखेंगे मीटर क्यूब में 10⁻³ मीटर क्यूब। तो वर्क डन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव आएगा पहली बात तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता इसका आंसर, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो वर्क डन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 × 3 = 18, तो 6.80 इंटू 10⁻, यहाँ पे 10⁻³ आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास वर्क डन की वैल्यू 10⁻³ नहीं 10⁻² आ जाएगा, क्योंकि 10⁻⁻5 और 10⁻+5 और 10⁻−3 है, तो यहाँ पे +2 आ जाएगा। तो 680 जूल के अप्रॉक्सीमेट आपका आंसर आ जाएगा, राइट। 6 कितना 80 जूल के आसपास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये 1.3 नहीं होता, 1.2 कुछ आसपास होता है। तो इसका नियरेस्ट आंसर, एक सेकेंड यहाँ पे मैं इसको पूरा लिख देता हूँ। एक ATM आपका कितने पास्कल होता है ये मैं पहले देख लेता हूँ, एक सेकेंड आप रुकना। तो ये आपका 1.3 नहीं आ रहा है यहाँ पे, ये
ये आप करेक्ट कर लेना, ये मुझे थोड़ा गलत याद था। तो 1.0132 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर यहाँ पे हमारा एक ATM होता है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो ये 0.0132 इंटू 10⁵, यहाँ पे इंटू 10⁻³ लीटर, सॉरी आपका मीटर क्यूब, राइट। तो ये आप कैलकुलेट करोगे, ये आपके पास आ जाएगा कितना, आपका 6 ये आ जाएगा आपका कितना, 6 2 12 3 18 9, ये आपका 6 और ये आपका आ जाएगा कितना 0 और ये आपका आ जाएगा 6 इंटू 10⁻² आपका ATM आपका पास्कल इंटू मीटर क्यूब, और ये आपका हो जाएगा जूल के बराबर। ये जो चीज़ होती है जूल के बराबर होती है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -606 जूल के बराबर अप्रॉक्सीमेटली। अगर मैं इसको लिखूँ 6.6 भी नहीं, 6.7 के बराबर है, क्योंकि ये 6.69 हो जाएगा। तो 6.7 जूल का इसका आंसर आ जाएगा, -607 जूल। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका 1 करेक्ट है, 608 जूल, राइट। तो नेक्स्ट के बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्पॉन्टेनिटी। अब स्पॉन्टेनिटी हमारे पास क्या होता है, स्पॉन्टेनिटी हमारे पास सिंपली इसका मतलब ये होता है कोई भी प्रोसेस जो कि विदाउट प्रॉपर इनिशिएशन या खुद हो, राइट, एनी प्रोसेस विच टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ और आफ्टर प्रॉपर इनिशिएशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनिटी समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है। तो कोई भी प्रोसेस जो या तो खुद हो या फिर आप उसको एक बार इनिशिएट करो और उसके बाद वो खुद ही चलती रहे विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, राइट। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर इनिशिएशन, और ये भी हो सकता है कि इसको इनिशिएशन की जरूरत ना पड़े, राइट। तो यहाँ पे आप देखो कि जैसे हमारे पास वाटर है, ये फ्लो करता है आपका हायर लेवल से लो लेवल से। जैसे हमारे पास एक ग्लेशियर है, उससे वाटर जो है वो मेल्ट होके आया आपके वाटरफॉल में आएगा, राइट, हाई लेवल से लो लेवल पे। तो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसमें आपको इनिशिएट नहीं करना पड़ रहा, ना ही आपको यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स कोई लग रहा है। सिमिलरली हमारे पास हीट जो है ये फ्लो करती है आपके हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में, ये भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाती है। गैस जो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर रीजन में फ्लो करती है, ये भी हमारे पास स्पॉन्टेनियस है। और वाटर का इवेपोरेशन हो रहा है वाटर बॉडी से कंटिन्यूसली विदाउट एनी हीट, आप कुछ नहीं दे रहे हो, खुद ही वाटर का इवेपोरेशन वाटर बॉडी से हो रहा है। तो ये भी हमारे पास क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। नाउ हमारे पास जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बोलने के लिए हमारे पास दो क्राइटेरिया होते हैं, एक होता है एनर्जी, दूसरा होता है रैंडमनेस। एक होता है हमारे पास एनर्जी और दूसरा रैंडमनेस। तो जिस भी हमारे पास सिस्टम में एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी ऑब्वियसली कम होगी, क्योंकि कोई भी सिस्टम जो यूनिवर्स में है वो क्या करना चाहता है, आपकी एनर्जी रिलीज करके स्टेबल होना चाहता है। तो हमारे पास अगर मैं स्पॉन्टेनिटी की बात करूं तो स्पॉन्टेनिटी में हमारे पास क्या होगी, कोई भी प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस है तो वो एनर्जी रिलीज कर रही होगी और स्टेबल हो रही होगी। तो एनर्जी क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पॉन्टेनिटी। तो हमारे पास यहाँ से एनर्जी से एक चीज़ आती है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो होती है वो एनर्जी रिलीज करती है, ये हमारे पास स्पॉन्टेनियस होती है, राइट। तो ये हमारे पास क्या करती है, एनर्जी रिलीज करती है और ये हमारे पास स्पॉन्टेनियस हो जाती है। जबकि एंडोथर्मिक प्रोसेस में आपको एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है आपका सिस्टम, राइट। तो एनर्जी एब्जॉर्ब, आप कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, राइट, ये एनर्जी देके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये था हमारे पास स्पॉन्टेनिटी का एक क्राइटेरिया, दैट इज एनर्जी, राइट। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या है आपकी, ये स्पॉन्टेनियस है, और एंडोथर्मिक प्रोसेस आपकी क्या है, ये आपकी यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाती है। तो इसके बाद दूसरा हमारे पास क्राइटेरिया स्पॉन्टेनिटी के लिए कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं, उसमें हमारे पास रैंडमनेस आ जाती है। उसको हम बोलते हैं रैंडमनेस का मतलब एंट्रोपी, राइट। तो दिस इज रिलेटेड टू एंट्रोपी, रैंडमनेस। एवरी सिस्टम वांट्स टू बी रैंडम, जैसा कि आपको पता है कि कोई भी सिस्टम यूनिवर्स में क्या होना चाहता है, रैंडम होना चाहता है। तो दूसरा क्राइटेरिया स्पॉन्टेनिटी के लिए है रैंडमनेस, राइट। दैट इज योर डिग्री ऑफ रैंडमनेस, जिसको आप एंट्रोपी से रिप्रेजेंट करते हो। तो हमारे पास जैसे यहाँ पे मैं आपको ये बोलूँगा कि कोई भी प्रोसेस अगर जिसमें रैंडमनेस बढ़ रही है, जिसमें एंट्रोपी पॉजिटिव है, राइट, तो कोई भी प्रोसेस जिसमें रैंडमनेस, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे एक्सोथर्मिक प्रोसेस थी, ये क्या थी, स्पॉन्टेनियस थी, और एंडोथर्मिक प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस थी। इसी तरह यहाँ पे मैं लिखूंगा कि कोई भी प्रोसेस जिसमें हमारे पास रैंडमनेस यानी कि एंट्रोपी बढ़ रही हो, वो क्या होगी,
स्पॉन्टेनियस होगी, और कोई भी प्रोसेस जिसमें हमारे पास रैंडमनेस यहाँ पे दैट इज एंट्रोपी डिक्रीज हो रही हो, वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। राइट, ये आपको पता है, इतनी सी बात तो आपको खुद भी पता है। राइट, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे इधर ले जाता हूँ। तो फिलहाल के लिए आप यहाँ पे एग्जाम्पल से समझो, जो हमारे पास वाटर है हमारे 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये हमारे पास क्या है, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये हमारे पास क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब एंडोथर्मिक प्रोसेस तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो रही ये होती है, क्या होती है आपकी, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। तो इनमें क्या करना पड़ता है, आपको एनर्जी दे के प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस करना पड़ता है। तो ये हमारे पास एक क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और ऊपर मैंने आपको बोला कि एंडोथर्मिक प्रोसेस आपकी क्या होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। तो ये हमारे पास कैसे होता है, फिर लिक्विड हमारे पास गैस में कैसे कन्वर्ट होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। इसका रीजन सिंपली है, इसका आंसर आपको रैंडमनेस या एंट्रोपी देती है। तो इसका रीजन यहाँ पे ये है कि हमारे पास एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज हो रही है। इसमें क्यों हो रही है इंक्रीज, क्योंकि आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड से गैस स्टेट में आपका सब्सटेंस जा रहा है, और गैस स्टेट में आपके क्या होंगे, गैस स्टेट में आपकी एंट्रोपी रैंडमनेस बढ़ती है। तो इसका रीजन हमारे पास यहाँ पे स्पॉन्टेनियस होने का रीजन ये है कि यहाँ पे एंट्रोपी बढ़ रही है, तो ये प्रोसेस क्या हो जाती है, स्पॉन्टेनियस हो जाती है। सिमिलरली हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर होता है, ये क्या करता है, ये सॉलिड स्टेट यानी कि आइस में कन्वर्ट हो जाता है। एट 0 डिग्री सेल्सियस आपका वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है। राइट, अब यहाँ पे आप बोलोगे कि ये तो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। राइट, फ्रीजिंग जो है हमारे पास, जब लिक्विड से सॉलिड बनता है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे हमारे पास एनर्जी क्या होगी, रिलीज हो जाएगी। यहाँ अगर आप इसको स्पॉन्टेनिटी से देखो तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है, लिक्विड से सॉलिड स्टेट में जा रहा है। तो यहाँ पे ये नॉन स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए थी, बिकॉज दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बट बिकॉज दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यहाँ पे आपकी एनर्जी क्या हो रही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे बोलेंगे कि सिस्टम की एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से ये स्पॉन्टेनियस है। फिर से आप समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि स्पॉन्टेनिटी हम 2 क्राइटेरिया से यहाँ पे डिसाइड करते हैं, एक है एनर्जी, दूसरा है रैंडमनेस। तो एनर्जी जहाँ पे डिक्रीज हो रही होगी वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। लाइक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हमारे पास एनर्जी डिक्रीज करती है तो स्पॉन्टेनियस हो जाती है। एंडोथर्मिक प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। बट यही क्राइटेरिया आप यूज नहीं करोगे हमेशा स्पॉन्टेनिटी को डिसाइड करने के लिए। रैंडमनेस नाम का भी एक क्राइटेरिया है जिसमें आप क्या करते हो, डिग्री ऑफ रैंडमनेस या एंट्रोपी देखते हो, जिसमें एंट्रोपी बढ़ेगी वो स्पॉन्टेनियस होगा। इस वाले केस में अगर आप एनर्जी से जाते तो ये प्रोसेस एंडोथर्मिक थी, तो ये स्पॉन्टेनियस नहीं थी। बट आपने दूसरा क्राइटेरिया जो रैंडमनेस का पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो रहा है, रैंडमनेस बढ़ रही है क्योंकि ये लिक्विड से गैस में जा रहा है। तो रैंडमनेस बढ़ रही है, एंट्रोपी बढ़ रही है, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो रही है। 2 एनर्जी से जाए तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। सिमिलरली दूसरा वाला जो यहाँ पे आपका H2O लिक्विड सॉलिड में जा रहा है, यहाँ पे अगर आप क्या करोगे, स्पॉन्टेनिटी से जाओगे, दैट इज डिग्री ऑफ रैंडमनेस, तो ये यहाँ पे स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, बिकॉज यहाँ से लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हैं, तो रैंडमनेस यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जिसकी वजह से ये स्पॉन्टेनियस होता है। तो हमारे पास जब भी आपको क्राइटेरिया डिसाइड करना होगा कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, तो आप एक तो एनर्जी को भी यूज करोगे और आप रैंडमनेस, दोनों हमारे पास डिफाइनिंग क्राइटेरिया हो जाता है यहाँ पे फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस। राइट, नाउ हम यहाँ पे देखते हैं आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें सिंपली यहाँ पे ये बोलता है कि जो हमारे पास यूनिवर्स है, इसकी एंट्रोपी जो है वो कंटिन्यूअसली क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो कंटिन्यूअसली आपकी यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। राइट, तो जिससे हम ये बोल सकते हैं कि डेल्टा एस टोटल, दैट इज एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स इन टोटल, इज ग्रेटर देन 0। तो सिंपली हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको यही कहता है। राइट, और आपको ये भी पता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो एंट्रोपी चेंज है वो Q अपॉन डेल्टा T के बराबर है। राइट, तो यहां से आप बोल सकते हो कि Q आपका S डेल्टा T के बराबर हो जाएगा, T डेल्टा S हो जाएगा। तो ये हमारे पास डेल्टा S हमारे पास किसके बराबर है, Q अपॉन डेल्टा T। तो Q आपके पास डेल्टा T इंटू S के बराबर हो जाएगा। राइट, नाउ यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का आप स्टेटमेंट याद रखोगे कि जो हमारे पास यूनिवर्स है, इसमें टोटल एंट्रोपी चेंज जो है वो पॉजिटिव आता है, क्योंकि हमारे पास यूनिवर्स में क्या है, टोटल हमारे पास यूनिवर्स में हर कोई चीज जो है वो उसकी एंट्रोपी कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। राइट, तो कंटिन्यूअसली यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि डेल्टा एस टोटल ऑफ द यूनिवर्स जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ड्यू टू नेचुरल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। नाउ यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है गिब्स एनर्जी चेंज का। तो
तो गिब्स एनर्जी चेंज का मतलब यहाँ पे हमारे पास गिब्स एनर्जी वो एनर्जी होती है हमारे पास यूनिवर्स में, राइट, विच इज सो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल विद अ सिस्टम टू डू यूजफुल वर्क। तो ये हमारे पास सिस्टम में वो अवेलेबल एनर्जी है जिससे हम क्या करते हैं, यूजफुल वर्क करते हैं। जो हम एनर्जी सिस्टम में हमारे पास होती है ये दो चीज़ों के लिए यूज की जाती है, एक तो होता है यूजफुल वर्क, एक होता है नॉन यूजफुल वर्क। तो जो यूजफुल वर्क वाला कॉम्पोनेंट है आपका गिब्स एनर्जी चेंज के बराबर होता है। मैथमेटिकली अगर हम देखें तो हमारे पास रिलेशन ये आता है कि जो हमारे पास एंथैल्पी चेंज होता है ये हमारे पास होता है गिब्स एनर्जी चेंज और टी एस के बराबर। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशन है। इसी को मॉडिफाई करते हैं तो यहाँ से हमारे पास जो हमारे पास जी है वो एच माइनस टी एस के बराबर आता है। जब हम डिफरेंस दोनों साइड का लेंगे, राइट, जब हम दोनों साइड में यहाँ पे क्या करेंगे डेल्टा जी और यहाँ पे डिफरेंस लेंगे शॉर्ट में, तो यहाँ पे डेल्टा जी हमारे पास बराबर आएगा डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी एस। तो यहाँ पे हमारे पास फिर डेल्टा जी बराबर आएगा डेल्टा एच माइनस, एक तो हमारे पास डेल्टा टी एस आएगा और दूसरा हमारे पास माइनस में टी डेल्टा एस आएगा। अब क्योंकि हमारे पास रिएक्शन की बात हो रही है तो रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे होती है, तो डेल्टा टी जीरो हो जाएगा, ये टर्म ही यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे डेल्टा जी हमारे पास बचेगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये हमारे पास रिलेशन निकल के आता है गिब्स एनर्जी चेंज का, राइट। नाउ अब किसी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए अभी तक हम बोल रहे थे कि डेल्टा एस हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए, एंट्रोपी बढ़ेगी तभी जो हमारे पास प्रोसेस है वो क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, केमिकल रिएक्शन फॉर दैट मैटर क्या होगी हमारे पास यहाँ पे स्पॉन्टेनियस होगी। तो वही हमने यहाँ पे भी बोला है कि स्पॉन्टेनियस होने के लिए जो हमारे पास डेल्टा एस टोटल है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अब ये टोटल किसका होगा, सिस्टम और सराउंडिंग का होगा। तो डेल्टा एस सिस्टम डेल्टा एस सराउंडिंग जीरो से ज्यादा होना चाहिए। नाउ यहाँ पे डेल्टा एस सिस्टम में ऐसे ही लिख रहा हूँ प्लस जो हमारे पास डेल्टा एस सराउंडिंग है, राइट। आपने अभी पढ़ा कि जो हमारे पास डेल्टा एस है ये हमारे पास क्या होता है, ये डेल्टा एस हमारे पास डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी के बराबर होता है। तो एंट्रोपी चेंज हमारे पास हीट चेंज अपॉन टेम्परेचर चेंज के बराबर होता है, जो हमें ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था, राइट। तो यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर सकते हो, डेल्टा क्यू है, क्या है, डेल्टा क्यू है। नाउ यहाँ पे हमारे पास क्योंकि रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे होगी, तो यही हमारे पास रिएक्शन के लिए अगर मैं इसको लिखूं फॉर अ रिएक्शन जो होती है हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो कांस्टेंट प्रेशर पे हम क्यू डेल्टा क्यू को क्या बोलते हैं, डेल्टा एच बोलते हैं। तो डेल्टा एच हमारे पास डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी आता है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा एस सराउंडिंग के बदले हम डेल्टा एच सराउंडिंग बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं, या डेल्टा टी की जगह हम यहाँ पे टी लिखेंगे तो वो ज़्यादा बेटर यहाँ पे रहेगा, राइट। तो यहाँ पे ये वाली टर्म भी आप ठीक कर लेना, ये हमारे पास डेल्टा क्यू अपॉन टी होता है, राइट। नाउ यहाँ से हमारे पास डेल्टा एस जो है वो हमारे पास डेल्टा एच अपॉन टी के बराबर है। तो यही चीज हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, बट वो तब होगा प्लस डेल्टा एच बाई टी जब हमारे पास सराउंडिंग की बात हो रही हो। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, सॉरी हाँ, सराउंडिंग की। यहाँ हमने लिखा है डेल्टा एच सिस्टम, तो अगर मैं लिखूँ डेल्टा एच सराउंडिंग तो हो जाएगा डेल्टा एच सराउंडिंग अपॉन में टी। ये बात हो रही है यहाँ पे मैंने लिखा है डेल्टा एच सिस्टम। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास हीट सिस्टम रिलीज कर रहा है वही हमारे पास सराउंडिंग अब्सॉर्ब कर रही है। अगर मैं डेल्टा एच इसका लिखता तो मैं डेल्टा एच सराउंडिंग अपॉन टी लिखता, बट क्योंकि मैं सिस्टम की टर्म्स में लिख रहा हूं तो जो हीट यहाँ पे सिस्टम जो है अब्सॉर्ब करेगा वो कौन सी हीट होगी, जो यहाँ पे जो हीट यहाँ पे सराउंडिंग्स अब्सॉर्ब करेगी वो वाली हीट होगी जो यहाँ पे सिस्टम रिलीज करेगा। तो मैं यहाँ पे माइनस डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी लिखता हूँ, राइट। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, यहाँ से मेरे पास क्रॉस, इसका मैं क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास टी डेल्टा एच सिस्टम माइनस डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो आएगा। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारे पास क्या है, यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरे पास डेल्टा एच, अगर ये हमारे पास टी डेल्टा एच माइनस डेल्टा एच सिस्टम ग्रेटर देन जीरो है, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एच लेस देन जीरो होगा, राइट। इसको आप इधर ले जाओ तो इधर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, जो हमारे पास डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच है ये किसके बराबर होता है, डेल्टा जी के बराबर होता है, और डेल्टा जी लेस देन जीरो होगा। तो कंडीशन ये निकल के आ गई कि एक प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस है तो नया क्राइटेरिया स्पॉन्टेनिटी के लिए यहाँ पे आ गया गिब्स एनर्जी चेंज, ये होना चाहिए नेगेटिव। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइनली फॉर अ प्रोसेस टू बी
स्पॉन्टेनियस, यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब हम बोलेंगे कि प्रोसेस फाइनली हमारे पास स्पॉन्टेनियस है। एक तो हमारे पास डेल्टा जी हमारे पाए क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, और डेल्टा एस हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए और ग्रेटर देन या फिर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये हमारे पास क्राइटेरिया है किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए। नाउ यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है, यहाँ पे हमने क्या किया है, डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा जी की कुछ वैल्यूज रख रहे हैं। तो अगर मैं हमारे पास एंथैल्पी चेंज आपको दे रखा है, एंट्रोपी चेंज दे रखा है, क्या इन दोनों डेटा से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये रिएक्शन हमारे पास स्पॉन्टेनियस है या नहीं? नहीं। अभी हमने देखा जो नया क्राइटेरिया है स्पॉन्टेनिटी के लिए, दैट इज योर गिब्स एनर्जी चेंज। तो ये दो देखकर आप नहीं बोल सकते। यहाँ पे आप बोलते कि ये हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा एस है तो स्पॉन्टेनियस है, लेकिन इन दोनों से अकेले आप नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारा डिसाइडिंग क्राइटेरिया अब जो हमारे पास प्रेजेंट के टाइम पे वो ये है, डेल्टा जी। तो आप क्या करोगे, डेल्टा जी, डेल्टा एच माइनस टी, डेल्टा एस, इनका डिफरेंस देखोगे। अब आप देखो, अगर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो, डेल्टा एच नेगेटिव डेल्टा एस पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो, दोनों नेगेटिव हो और दोनों पॉजिटिव हो, तब क्या होगा? तो अगर हमारे पास डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास नेगेटिव है, ये हमारे पास नेगेटिव है, ये हमारे पास पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा, डेल्टा जी हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव आ जाएगा तो प्रोसेस हमारे पास स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एस नेगेटिव हो, ये चीज अगर पॉजिटिव हो ये नेगेटिव हो, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ऑलरेडी पॉजिटिव था, ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, प्रोसेस हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस यहाँ पे हमारी प्रोसेस हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास, ये भी नेगेटिव हो, डेल्टा एच और डेल्टा एस भी नेगेटिव हो, तो अब तीसरा केस यहाँ पे ये बनता है हमारे पास कि अगर ये भी नेगेटिव हो और ये भी नेगेटिव हो, यानी कि डेल्टा एच भी नेगेटिव हो और डेल्टा जो हमारे पास डेल्टा एस है ये भी नेगेटिव हो, तो यहाँ पे दो केसेस हमारे पास बनते हैं कि हमारे पास अगर मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच जो है वो लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ टी डेल्टा एस हो, और दूसरा इसमें बनता है मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच अगर हो वो ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ टी डेल्टा एस हो। तो अब आप यहाँ पे देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल जो डेल्टा एच है ये नेगेटिव है, तो ये हमारे पास नेगेटिव है, हमारे पास डेल्टा एस भी नेगेटिव है, तो ये हमारे पास नेगेटिव इंटू अंदर में नेगेटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव प्लस एक पॉजिटिव टर्म आएगी, राइट। ये हमारे पास डेल्टा एच है, ये हमारे पास टी डेल्टा एस है। तो मैं बोल रहा हूँ अगर मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच टी डेल्टा एस से कम हो, यानी कि ये चीज जो है ये इससे कम हो, तो ओवरऑल हमारे पास डेल्टा जी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस केस में डेल्टा जी हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा, प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। वहीं पे अगर डेल्टा एच हमारे पास ग्रेटर देन टी डेल्टा एस आया, दैट इज नेगेटिव पॉजिटिव से ज्यादा है, तो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पे ये नेगेटिव आएगा डेल्टा जी, और डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब आपको पता है क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसी तरह आप पॉजिटिव के लिए भी लिख सकते हो, इसमें जस्ट उल्टा आ जाएगा हमारे पास, राइट। इसमें हमारे पास क्या आएगा, अगर डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन लेस देन टी डेल्टा एस है और डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमारे पास इसका उल्टा आ जाएगा, यानी कि डेल्टा जी यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, और यहाँ पे डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाएगा और नॉन स्पॉन्टेनियस आपकी प्रोसेस हो जाएगी। अब थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ हम यहाँ पे बढ़ते हैं। ये था हमारे पास नया क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि डेल्टा जी इज द न्यू क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग स्पॉन्टेनिटी एंड द बेस्ट क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग वेदर अ प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। ना हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे ये बोलता है कि कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है एट एब्सोल्यूट जीरो, यानी कि 0 केल्विन, इसकी जो एंट्रोपी होगी वो क्या होगी, 0 होगी। तो एट 0 केल्विन एक परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड की एंट्रोपी आपकी 0 होती है, एक्सेप्शन CO, N2O, NO, H2O, इनके जो सॉलिड्स होते हैं इनमें एब्सोल्यूट 0 पे भी एंट्रोपी 0 नहीं होती है। तो दीज वर योर फर्स्ट 3 लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ तक हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट था। अब हमारे पास आगे जो आता है दिस इज कॉल्ड एज थर्मोकेमिस्ट्री। तो थर्मोकेमिस्ट्री में सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन आपकी क्या होती है। तो थर्मोकेमिकल रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जो हमें बताती है एनर्जी चेंज एसोसिएटेड विद अ केमिकल रिएक्शन एंड फेजेस ऑफ द वेरियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो एक केमिकल रिएक्शन में क्या एनर्जी चेंज आ रही है और हमारे पास क्या यहाँ पे स्टेट है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, वो हमें थर्मोकेमिकल रिएक्शन एक बताती है। और इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि इट शुड बी बैलेंस्ड। तो यहाँ पे आप एक ऐड करोगे कि ये हमारे पास हमेशा क्या होती है, ऑलवेज, इट शुड ऑलवेज बी बैलेंस्ड। ये हमेशा एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए, बैलेंस्ड केमिकल
रिएक्शन, तभी आप इसको थर्मोकेमिकल रिएक्शन बोलोगे। जैसे फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे आपकी एनर्जी चेंज मेंशन होनी चाहिए, तो एनर्जी या एंथैल्पी चेंज शुड बी मेंशन, तभी आप जाके इसको एक थर्मोकेमिकल रिएक्शन बोलोगे। और इसमें हमारे पास जो हमारे पास स्टेट है वो मेंशन होनी चाहिए, तो फेजेस ऑफ वेरियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स यहाँ पे मेंशन होने चाहिए। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे H2O और हाफ O2 गैस मिलके H2O लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। पहले तो यहाँ पे हमारे पास स्टेट्स मेंशनड है। अब ये रिएक्शन भी बैलेंस्ड है, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारे पास एक ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन एटम है, तो वो भी हमारे पास यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया। और यहाँ पे एंथैल्पी चेंज आपको तीसरी देखनी है, तो वो भी मेंशनड है, तो ये हमारे पास एक बैलेंस्ड थर्मोकेमिकल रिएक्शन आपके पास आ जाती है। और डेल्टा एच आप इससे कैलकुलेट करते हो, राइट। नाउ एंडोथर्मिक रिएक्शन में ये एंथैल्पी चेंज कहलाता है, राइट। ये हमारे पास पॉजिटिव होता है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिनमें हीट रिलीज होगी तो उनका डेल्टा एच नेगेटिव आ जाएगा, राइट। सो दिस डेल्टा एच इज नथिंग बट हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यही एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इसको हम डेल्टा एच या डेल्टा यहाँ पे आर लिखते हैं और एच हम इधर लिखते हैं। तो दिस इज एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। यूनिट इसका किलो जूल और किलो कैलोरी है। तो डेफिनेशन की बात करूं तो अमाउंट ऑफ एंथैल्पी, अमाउंट ऑफ हीट और एंथैल्पी चेंज, राइट। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी। तो ये हमारे पास हीट या फिर एनर्जी चेंज है एक केमिकल रिएक्शन के दौरान एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो डेल्टा एच हमारे पास ऑलरेडी हमें पता है कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होती है केमिकल रिएक्शन में, तो वही इसने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है। नाउ हमारे पास H2 और हाफ O2 H2O बना रहा है, राइट। और यहाँ पे एक तो रिएक्शन बैलेंस है हमारे पास, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम दोनों साइड पे है। स्टेट्स भी मेंशनड है, तो यहाँ पे आप इसको बोलोगे कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इसके लिए डिफाइन होगा। इसके लिए आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिफाइन कर सकते हो। इसी तरह मेरे पास H2O2 आपका क्या कर रहा है, रिएक्ट करके H2O लिक्विड दे रहा है। नाउ दिस केमिकल रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड। यहाँ पे आप देखो ये बैलेंस्ड ही नहीं है, ये आपकी बैलेंस्ड नहीं है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम है, तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपकी डिफाइंड नहीं होगी। तीसरा हमारे पास यहाँ पे, तीसरा नहीं, अब यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है, हम एंथैल्पी तो कैलकुलेट कर नहीं सकते, बट हम एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करते हैं। वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी। तो एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन विल बी समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ, यहाँ पे आप रिएक्टेंट्स लिखोगे। तो प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी इज सिंपली योर एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, राइट। तो आपके पास अब 3 डेफिनेशन है इसकी लिखने के लिए रिएक्टेंट्स। एक तो एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, या फिर एनर्जी चेंज जब आपका क्या होगा, एनर्जी चेंज जब आपका यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी, यहाँ समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स या समेशन ऑफ एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, खत्म बात। तो ये आपकी यहाँ पे थी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। नाउ हमारे पास एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है। जैसे मेरे पास ए और बी हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स है, तो ए बी में कन्वर्ट हो रहा था, डेल्टा एच प्लस एक्स है। अब यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ ए अगर 2 मोल्स ऑफ बी में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अमाउंट पे डिपेंड करेगा, तो एंथैल्पी भी डबल हो जाएगी, इसकी 2x हो जाएगी। अब अगर यहाँ पे हाफ मोल ए हाफ मोल बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो एंथैल्पी यहाँ पे हाफ हो जाएगी, यानी कि x/2 हो जाएगी। तीसरी यहाँ पे एक और चीज आप याद रखोगे, रिएक्शन को रिवर्स करने से एंथैल्पी का साइन भी नेगेटिव आता है, राइट। ये हम आगे देखेंगे, इसको हम लेवॉइस यहाँ पे हम देखेंगे, इसको आगे चल के लेवॉइस लैपलेस लॉ हम इसको बोलते हैं। तो फिलहाल के लिए आप इतना याद रखोगे कि हमारे पास एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है। नाउ हमारे पास एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का एक और कैरेक्टरिस्टिक है, ये हमारे पास एलोट्रॉपिक फॉर्म के साथ वेरी करती है। जैसे मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड जब ग्रेफाइट से बनता है, ऐसे कार्बन ग्रेफाइट का रिएक्शन कराते हैं हम ऑक्सीजन गैस के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन -393.5 किलोजूल पर मोल है, राइट। ये इसको हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी बोलते हैं, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अगर यही हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड हमने कार्बन से बनाई, बट इसकी दूसरे एलोट्रॉपिक फॉर्म से बनाई, डायमंड से बनाई, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इस केस में क्या हो जाती है, कम हो जाती है, दैट इज -399.5 किलोजूल पर मोल। ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यहाँ पे चेंज हो जाती है। नाउ यहाँ पे ये हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी थी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की। एक तो हमने बोला कि हमारे पास क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, आप मोल्स को इंक्रीज करोगे तो उस हिसाब से ये इंक्रीज डिक्रीज होगी, और एलोट्रॉपिक फॉर्म के साथ ये वेरी करती है। नाउ हम यहाँ पे देखते हैं लेवॉइजर लैपलेस लॉ आपको क्या बोलता है।
तो लेवोइजर-लैप्लेस लॉ हमें सिंपली यहाँ पे ये बोलता है कि हमारे पास एंथैल्पी चेंज जो हमारे पास किसी कंपाउंड की डिकम्पोजिशन में होगा वो सेम होगा एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दैट कंपाउंड बट विद अपोजिट साइन, राइट। तो ये हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये है इसको हम थोड़ा आगे देखेंगे, पहले हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। तो अमाउंट ऑफ हीट और एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ वन मोल सब्सटेंस फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन योर मोस्ट स्टेबल और रेफरेंस स्टेट। तो हमारे पास 1 मोल कंपाउंड बनेगा इनके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स से, राइट, या कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से इनकी मोस्ट स्टेबल स्टेट में। उससे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि एलिमेंट्स की स्टेबल स्टेट क्या होती है। कार्बन की स्टेबल स्टेट या रेफरेंस स्टेट जिसमें नेचर में पाया जाता है होती है कार्बन ग्रेफाइट, ना कि कार्बन डायमंड। इसी तरह हाइड्रोजन की गैस होती है, ऑक्सीजन की O2 गैस होती है, नाइट्रोजन की N2 गैस होती है, क्लोरीन की Cl2 गैस होती है, Br2 की आप यहाँ पे याद रखोगे, इसका Br2 लिक्विड हमारे पास यहाँ पे होता है, मतलब ये रेफरेंस स्टेट में ऐसे होता है लिक्विड फॉर्म में। आयोडीन आप याद रखोगे सॉलिड फॉर्म में, और मर्क्यूरी आपको पता है लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये थी हमारे पास रेफरेंस स्टेट ऑफ सम एलिमेंट्स जो आप ध्यान रखोगे। नाउ हमारे पास यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमने बोला कि 1 मोल कंपाउंड की फॉर्मेशन जब होगी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से उनकी रेफरेंस स्टेट में, तो उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जैसे मेरे पास वाटर बनेगा लिक्विड, तो H2 और हाफ O2 रिएक्ट करके यहाँ पे, राइट, H2 गैस यहाँ पे इसको लिखा होना चाहिए, तो H2 गैस और हाफ O2 गैस रिएक्ट करके H2O लिक्विड बनाएंगे। 1 मोल कंपाउंड बन रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से इन योर स्टैंडर्ड स्टेट। तो हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, H2 गैस, ऑक्सीजन की क्या है, O2 गैस। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसके लिए डिफाइंड है, और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी इसके लिए डिफाइंड है, क्योंकि ये हमारे पास स्टेट्स को मेंशन कर रहा है और रिएक्शन भी बैलेंस्ड है। इसी तरह मेरे पास कार्बन ग्रेफाइट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये दे रहा है आपको कार्बन डाइऑक्साइड। तो 1 मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। कार्बन ग्रेफाइट की रेफरेंस स्टेट आपकी यहाँ पे कार्बन की रेफरेंस स्टेट, सॉरी, यहाँ पे क्या होती है, ग्रेफाइट और ऑक्सीजन की O2। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी डिफाइंड है और रिएक्शन भी डिफाइंड है, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस है और स्टेट सबकी मेंशन्ड है, स्टेट सबकी यहाँ पे मेंशन्ड है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास कार्बन डायमंड प्लस ऑक्सीजन कन्वर्ट हो रहा है रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। अब यहाँ पे 1 मोल कंपाउंड बना कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बना, बट कार्बन डायमंड इज नॉट इन द रेफरेंस स्टेट, इसकी रेफरेंस स्टेट ग्रेफाइट है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे डिफाइन इसके लिए नहीं होगी इस रिएक्शन के लिए। बट क्या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी नहीं डिफाइन होगी? नहीं, वो डिफाइन होगी, क्योंकि रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है। हर किसी यहाँ पे एलिमेंट दैट इज रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट, इनकी हमारे पास यहाँ पे स्टेट्स मेंशन्ड है और रिएक्शन भी बैलेंस है। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड, बट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे ये डिफाइंड है, ये डिफाइंड नहीं है। तो इसी तरह हम, जैसे हमने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन देखा था, तो एंथैल्पी ऑफ हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का क्या रिलेशन है। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमारे पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के बराबर होती है। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारे पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब हम यहाँ पे देखते हैं हेस लॉ क्या बोलता है। तो हेस लॉ बोलता है कि कोई भी रिएक्शन जिसमें हमारे पास क्या हो रहा है, कोई कंपाउंड बन रहा है, तो जो इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी वही इस कंपाउंड का एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन होगा, बट साइन दोनों का अपोजिट होगा। तो इट सेड्स दैट एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज सेम वेदर इट टेक्स प्लेस इन अ सिंगल स्टेप। सॉरी, ये हेस लॉ नहीं, लेवोइजर-लैप्लेस लॉ हम देख रहे थे। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जो हमारे पास एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड इज सेम एज हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दैट कंपाउंड, बट विद अपोजिट साइन यहाँ पे हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, जैसे मेरे पास C है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी, A और B जब इसके रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे, C दे रहे हैं, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर मैं इसकी X लूं, राइट, तो ये हमारे पास क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है इसके लिए। तो इसको मैं अगर X ले रहा हूँ और अगर मैं इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करूँ, मतलब रिएक्शन को रिवर्स कर दूँ, इसको हीट करके A और B कॉन्स्टिट्यूएंट्स में तोड़ दूँ, तो ये हमारे पास एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगी, राइट। अब जो हमारे पास एंथैल्पी ऑफ डिकम्पोजिशन यहाँ पे है, ये हो जाएगी बराबर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, बट इसका साइन यहाँ पे अपोजिट आएगा। सीधी सी बात है, कोई चीज़ जब फॉर्म होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे हमारे पास, वो आप बाद में देख लो, फिलहाल आप इतना याद रखोगे कि अगर कोई हमारे पास रिएक्शन है, ये ऐसे हो रही है, A प्लस बी C में कन्वर्ट हो रहा है, इसके लिए एंथैल्पी X है। अगर आप इसको उल्टा कर दोगे, C कन्वर्टिंग टू A प्लस बी, तो डेल्टा H हमारे पास -X हो जाएगा। ये तीसरा कैरेक्टरिस्टिक आपका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बारे में होता है। या ऐसे भी बोल सकते हो, किसी भी हमारे पास कंपाउंड की जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन है वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बराबर है, बट दोनों का साइन उल्टा होगा, राइट। अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव है तो कंबशन पॉजिटिव होगा। तो मोर टेक्निकली अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जनरली नेगेटिव हो रहा है, तो अगर ये -X होगा तो ये हमारे पास +X यहाँ पे हो जाएगा, राइट। जैसे मेरे पास यहाँ पे इसी की एग्जाम्पल आप देख लो,
वाटर है, इसकी फॉर्मेशन हो रही है, H2 हाफ O2 रिएक्ट करके H2O दे रहे हैं। पहले तो आप देखो ये बैलेंस रिएक्शन है या नहीं है, तो बैलेंस रिएक्शन पहली बात यहाँ पे है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं उनकी स्टेट्स मेंशन्ड है नहीं है, बिल्कुल है, तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यहाँ पे डिफाइन होगी। अब यहाँ पे आप देख लो कि कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बन रहा है रेफरेंस स्टेट में या नहीं। तो हाइड्रोजन रेफरेंस स्टेट में H2 गैस में होता है और ऑक्सीजन O2 गैस में होता है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसके लिए यहाँ पे डिफाइन हो जाएगी। नाउ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी डिफाइन होगी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी डिफाइन होगी। अब इसी का उल्टा करके मैं इसका डिकम्पोजिशन करूँ, राइट, तो यहाँ पे H2 गैस और हाफ O2 गैस देगा। इसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर -288.5 किलो जूल पर मोल है, तो एंथैल्पी ऑफ यहाँ पे डिकम्पोजिशन उल्टा आएगा और वो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा और सेम वैल्यू इसकी आएगी, बट साइन अपोजिट आएगा, दैट इज +285 किलो जूल पर मोल का एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन या एंथैल्पी ऑफ डिकम्पोजिशन, यहाँ एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन यहाँ पे आ जाएगा। सो दैट इज योर लैपलेस लॉ। अब इसी के थ्रू हम यहाँ पे देखेंगे थर्मोडायनेमिक आपके यहाँ पे, तो इसी में हम यहाँ पे क्या देखेंगे, इसी के थ्रू कि हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि थर्मोडायनेमिकली आपका कार्बन ग्रेफाइट डायमंड से कैसे ज्यादा स्टेबल है। जैसे मेरे पास ग्रेफाइट का कंबशन करूंगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन -393.5 आएगा किलो जूल पर मोल। डायमंड का कंबशन करूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट, तो यहाँ पे मेरे पास एंथैल्पी चेंज -399.5 किलो जूल पर मोल आएगा। अब मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि कार्बन डायमंड से कार्बन ग्रेफाइट वाली रिएक्शन ये मैं बनाऊं, तो इस रिएक्शन को मुझे रिवर्स करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो जब ये रिवर्स होगा तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गैस इसमें हो जाएगा और इसकी एंथैल्पी चेंज जो -393.5 है वो भी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। अब दोनों को मैं ऐड करूंगा, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड कट जाएगा, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कट जाएगा, रिजल्ट हमारे पास ये आएगा, कार्बन डायमंड कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन ग्रेफाइट में, तो ये हमें ऐसा दिखेगा। तो जब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल लेता हूँ, इसको मैं सेकंड इक्वेशन बोल लेता हूँ, तो हमारे पास फर्स्ट को रिवर्स कर लेते हैं, -1 का मतलब उसको रिवर्स कर दिया, राइट, और सेकंड को इसमें ऐड कर दिया, रिजल्ट हमारे पास ये आ जाएगा। अब जिस रिएक्शन को आपने पलट दिया, राइट, जिस रिएक्शन को आपने पलट दिया उसका एंथैल्पी जो है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो डेल्टा H1 अब हमारे पास डेल्टा H1 डैश हो जाएगा, वो हमारे पास प्लस डेल्टा H के बराबर हो जाएगा, दैट इज प्लस डेल्टा H1 के बराबर हो जाएगा, दैट इज +393.5 और डेल्टा H2 तो सेम ही रहेगा क्योंकि वो हमने कोई चेंज नहीं किया इसमें, तो -399.5, राइट। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज देखना है, तो दोनों को ऐड कर दिया तो एंथैल्पी भी हमारे पास यहाँ पे क्या है, ऐड हो जाएगी, राइट, क्योंकि ये क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव इन नेचर। तो यहाँ पे एक और पॉइंट आप मेंशन कर लेना कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होती है वो हमारे पास एडिटिव होती है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हमारे पास यहाँ पे एडिटिव होती है नेचर में, राइट, तो इनको आप ऐड कर सकते हो। तो अब इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी आपको लिखनी है, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा, एंथैल्पी चेंज आ जाएगा, इन दोनों एंथैल्पीज का सम हो जाएगा -6 किलो जूल पर मोल, राइट। तो ये था हमारे पास लेवोइजर-लैपलेस लॉ, ये क्या बोलता है। नाउ हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज योर हेस लॉ। अब हेस लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ हीट समेशन भी उसको हम बोलते हैं। तो ये हमें ये बोलता है कि ड्यूरिंग ए रिएक्शन जो हमारे पास एंथैल्पी चेंज होगा, दैट इज सेम वेदर इट टेक्स प्लेस इन अ सिंगल स्टेप और मोर देन वन स्टेप, राइट, दस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड एज इट इज अ स्टेट फंक्शन। तो एंथैल्पी चेंज क्या है, ये हमने पहले ही पढ़ा था, डेल्टा H, ये हमारे पास स्टेट फंक्शन है, राइट। तो हमारे पास अगर एक रिएक्शन है, ये दो पाथ्स फॉलो कर रही है, एक हमारे पास ये है कि A B में कन्वर्ट हो रहा है डायरेक्टली, दूसरी पाथ ये है कि A पहले C में कन्वर्ट हो रहा है, फिर C से D में जा रहा है, फिर D से B में आ रहा है। तो दो पाथ्स हमारे पास, ये एक पाथ, ये दूसरी पाथ है। इस पाथ में तीन एंथैल्पीज इन्वॉल्व होगी, राइट, डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3, इसमें एक ही एंथैल्पी इन्वॉल्व है। अब आप इस पाथ से जाओ या इस पाथ से जाओ, एंथैल्पी सेम रहेगी क्योंकि एक स्टेट फंक्शन है, सिंपली हमें ये बोलता है। तो हमारे पास डेल्टा H जो होगा वो इन तीनों के सम के बराबर होगा, क्योंकि ये भी क्या है, ये आपका ये पाथ फॉलो करे या ये पाथ फॉलो करे, एंथैल्पी चेंज सेम होगा। तो डेल्टा H हमारे पास इन तीनों एंथैल्पीज का सम के बराबर यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी से आप एक एग्जांपल के थ्रू समझो कि कार्बन ग्रेफाइट और ऑक्सीजन को मैंने लिया, इसका कंबशन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, ये एक पाथ है। दूसरा ये है कि मैं हाफ ऑक्सीजन
मॉलिक्यूल लूँ, राइट, यहाँ पे मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, इसकी एंथैल्पी चेंज इसने दे रखी है -68 किलो कैलोरी पर मोल। अब यहाँ पे इस कार्बन मोनोऑक्साइड को मैं फिर हाफ मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराऊंगा, राइट, यहाँ पे मेरे पास फाइनली क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका डेल्टा एच आपको पता नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि हमारे पास स्टेट फंक्शन होता है, तो आप इस रास्ते से जाओ या फिर आप इस रास्ते से जाओ, कोई मैटर नहीं करता, ये एंथैल्पी और ये दोनों एंथैल्पीज बराबर होंगी। तो आप यहाँ से ये बोलोगे कि हमारे पास -93 जो है वो हमारे पास -68 प्लस डेल्टा एच के बराबर है। यहाँ से डेल्टा एच की वैल्यू आपके पास -25 किलो कैलोरीज आ जाएगी। So this is your enthalpy of the reaction in this case, right? यहाँ पे इसने enthalpy of formation लिया है, तो हमारे पास यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू ये आ जाएगी। So that is your Hess law। ये बोलता है कि आप किसी भी पाथ के थ्रू जाओ, enthalpy चेंज सेम होगा, क्योंकि enthalpy हमारे पास enthalpy क्या है, एक enthalpy चेंज हमारे पास यहाँ पे सेम रहेगा, क्योंकि enthalpy is a state function। Now हमारे पास enthalpy of formation हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। यहाँ पे आप याद रखना, ये किलो कैलोरी पर मोल आएगा, राइट, तो इसका यूनिट हमारे पास किलो कैलोरी पर मोल, यहाँ पे भी आप लिख लेना इसको, किलो कैलोरी पर मोल। नाउ हमारे पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमने डिस्कस कर लिया। नाउ एंथैल्पी ऑफ कंबशन, जैसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो रहा था 1 मोल के लिए डिफाइंड, ये भी 1 मोल के लिए डिफाइंड है, बट कंबशन, now it is the enthalpy change or heat released during combustion of 1 mole of substance in presence of oxygen। तो 1 मोल सब्सटेंस का कंबशन करोगे आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वहां से जो एनर्जी या हीट रिलीज होगी उसको एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोलते हैं। तो मेरे पास H2 गैस हाफ O2 गैस के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये H2O लिक्विड देगा। तो 1 मोल सब्सटेंस का कंबशन आप कर रहे हो, दैट इज 1 मोल हाइड्रोजन का कंबशन कर रहे हो, कंप्लीट कंबशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे जो एनर्जी चेंज होगा या एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ पे कंबशन जो है हमारे पास जनरली रिलीज हो रही है, और 1 मोल के लिए डिफाइंड है, तो ये हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी 1 मोल के लिए डिफाइंड था, तो ये भी हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी आ जाती है। लेकिन एंथैल्पी चेंज एक्सटेंसिव है, क्योंकि हमारे पास डिफाइंड नहीं था कि कितने मोल्स ऑफ सब्सटेंस यहाँ पे है। एंथैल्पी चेंज हमारे पास जनरली क्या होता है, एक्सटेंसिव होता है, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव इन नेचर। नाउ यहाँ पे मेरे पास कार्बन ग्रेफाइट का मैंने क्या कर दिया, कंबशन कर दिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब मैं आपको 3 चीजें पूछता हूँ यहाँ पे। इसी तरह मेरे पास कार्बन डायमंड का कंबशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो गया, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो अब मैं 3 चीजें पूछता हूँ। अभी तक हमने पढ़ी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो इसके लिए मैं बोलूंगा आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिफाइंड होगी या नहीं होगी। पहले आप बोलोगे स्टेट्स मेंशन्ड है, रिएक्शन बैलेंस्ड है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिफाइंड है। फिर आप बोलोगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए 1 मोल बनना चाहिए, तो 1 मोल बन रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनना चाहिए, तो बन रहा है, और स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए, ये भी स्टैंडर्ड स्टेट में है, ये भी स्टैंडर्ड स्टेट में है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी डिफाइंड है। नाउ हमारे पास एंथैल्पी ऑफ कंबशन डिफाइंड है या नहीं है, तो 1 मोल सब्सटेंस का कंबशन होना चाहिए था इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो हो रहा है, और रिएक्शन भी बैलेंस है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन भी डिफाइंड है। इसी तरह इसके लिए भी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिफाइंड है, क्योंकि अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पे एक रिएक्शन जो है इसमें स्टेट्स मेंशन्ड है और ये बैलेंस्ड भी है, तो ये हमारे पास एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिफाइंड है। फॉर्मेशन डिफाइंड है नहीं है, 1 मोल कंपाउंड बन रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से और उनके स्टैंडर्ड स्टेट्स यहाँ पे हैं, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी डिफाइंड है। क्या कंबशन डिफाइंड है, तो 1 मोल सब्सटेंस का कंबशन हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, राइट, तो ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन भी डिफाइंड है। इसी तरह मेरे पास ये वाला जो है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिफाइंड है, राइट, डिफाइंड है। क्यों, पहले तो स्टैंडर्ड स्टेट यहाँ पे हमारे पास स्टेट्स मेंशन्ड है, उसके बाद हम बोलेंगे कि रिएक्शन बैलेंस है, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिफाइंड है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिफाइंड है नहीं है, फॉर्मेशन में 1 मोल सब्सटेंस बनना चाहिए, बन रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम से बनना चाहिए, बन रहा है, बट स्टैंडर्ड स्टेट में एटम्स एलिमेंट्स हैं या नहीं है, नहीं है। डायमंड का जो कार्बन है इसका स्टैंडर्ड या रेफरेंस स्टेट आपका ग्रेफाइट का होता है, ना कि डायमंड, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन नहीं होगी। कंबशन डिफाइन होगी, राइट होगी, क्योंकि कंबशन हमारे पास कोई भी सब्सटेंस हो उसका कंबशन होना चाहिए कंप्लीट कंबशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ कंबशन भी डिफाइंड हमारे पास है। तो यहाँ से आपको मेरे हिसाब से अब एंथैल्पी ऑफ कंबशन भी समझ में आ गया होगा। ये भी अगेन क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। कोई भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी का यूनिट किलोजूल पर मोल हो जाएगा आपका, राइट। यहाँ पे जो हमने यहाँ पे लिखा था एंथैल्पी, अगर हम ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं तो यहाँ पे पर मोल नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या होती है आपकी, वो हमारे पास डेल्टा एच यहाँ पे क्या हो जाता है, डेल्टा एच आपका हो जाता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे पर मोल यहाँ पे नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये 3 एंथैल्पीज आपको याद रखने की वैसे जरूरत नहीं है आपको,
पूछी भी नहीं जाएंगी, फिर भी आप इनको एक बार देख लोगे। इसमें भी एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहता है। तो एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन का मतलब सिंपली क्या हो जाएगा, एंथैल्पी चाहिए जब आप क्या करोगे, डाइल्यूशन करोगे किसी भी एक सोल्यूशन का। जैसे मेरे पास NaCl एक्वस, ये एक सोल्यूशन था हमारे पास सोडियम क्लोराइड का, राइट। मेरे पास ग्लास ऑफ वाटर था, इसमें सॉल्ट है, इसमें मैंने वाटर ऐड करके डाइल्यूट कर दिया सोल्यूशन को। यहाँ पे एंथैल्पी जो होगी इन्वॉल्व, इसको हम बोलेंगे क्या, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। अब ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन पे और एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन पे, दैट इज इट। उसके बाद एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। तो एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन हमारे पास होता है जब 1 मोल सब्सटेंस को आप स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर। तो एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी हो सकता है। जनरली हमारे पास जो डिसोल्यूशन होता है ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। जैसे मेरे पास सॉल्ट आप पानी में डाल दो, अब यहाँ पे छोड़ दो, इसको डिसॉल्व होने में टाइम लगेगा। वहीं पे चम्मच लेके इसको आप यहाँ पे स्टर करो, तो इसको क्या होगा, डिसॉल्व होने में अब कम टाइम लगेगा। यहीं पे उठा के क्या कर दो, गैस पे रख दो, और कम टाइम लगेगा। तो एनर्जी दे रहे हो तो यहाँ पे डिसोल्यूशन जल्दी हो रहा है। तो ये हमारे पास जनरली एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, बट इट कैन बी ऑल्सो एक्सोथर्मिक। तो ज्यादातर ये हमारे पास क्या होती है, मोस्टली इट इज एंडोथर्मिक, राइट। तो ये हमारे पास पॉजिटिव होता है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। और होता क्या है, 1 मोल सब्सटेंस को स्पेसिफिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे तो एंथैल्पी चेंज वहां पे होगी, उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो NaCl को मैंने पानी में डाला, यहाँ पे मेरे पास ये बन गया Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस, तो इसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। नाउ हमारे पास आता है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अच्छा, टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है या फिर इंटेंसिव। एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन आपने इसमें डिफाइन नहीं किया कि आपका सोल्यूशन कितना है या आपका सोल्यूट कितना है, तो अमाउंट ऑफ मैटर पे यहाँ पे जो हमारे पास एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन है, आपने अमाउंट यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया। तो ये अमाउंट कुछ भी हो सकता है, तो ये अमाउंट डिपेंडेंट होता है, इसी की वजह से ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती है। एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन जो हमारे पास यहाँ पे है, तो दिस वाज एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन जो कि एक्सटेंसिव होती है। नाउ एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन जो हमारे पास है, ये हम 1 मोल के लिए डिफाइन कर रहे हैं। अब मोल डिफाइन कर रहे हैं तो हमारे पास मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करेगा, तो इट विल बी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है। ये भी हमारे पास 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड और 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस के लिए डिफाइंड होती है। न्यूट्रलाइजेशन आपको पता है, एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएंगे और यहाँ पे वाटर निकलता है, और ये हमारे पास एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। ये भी आपको पता है, जब एसिड बेस रिएक्शन होती है तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है जनरली, और इसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। डेल्टा NH से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सो इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड एंड 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड, 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाएंगे, यहाँ पे एनर्जी जो रिलीज होगी दैट इज दिस इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो NaOH और HCl जब न्यूट्रलाइज करके NaCl बनाते हैं, तो इस रिएक्शन के लिए जो आपकी NCERT में मेंशन्ड है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन -57.2 किलो जूल पर इक्विवेलेंट आएगा, क्योंकि 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो, तो इसका यूनिट किलो जूल पर इक्विवेलेंट आएगा। अब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपका -57.2 किलो जूल पर इक्विवेलेंट जनरली आता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, लाइक NaOH एंड HCl। इसी को आप किलो जूल को किलो कैलोरी में लिखोगे तो -13.7 किलो कैलोरी आएगा, राइट। तो -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट या -57.2 किलो जूल पर इक्विवेलेंट आपका एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। यहीं पे आप अगर एक भी कॉम्पोनेंट वीक हो जाता है या दोनों वीक हो जाते हैं, लाइक एसिड वीक हो गया बेस स्ट्रॉन्ग है, या फिर हमारे पास बेस वीक हो गया एसिड वीक हो गया बेस स्ट्रॉन्ग है, या हमारे पास बेस वीक हो गया एसिड स्ट्रॉन्ग है, या दोनों के दोनों यहाँ पे वीक है, तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, या वीक एसिड वीक बेस। तो इस केस में एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो हमारे पास नॉर्मल वैल्यू था स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, उससे कम हो जाएगा, दैट इज लेस देन -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, या फिर लेस देन -57.2 किलो जूल पर इक्विवेलेंट आपका यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। नाउ हमारे पास यहाँ पे 2 और एंथैल्पीज आती है। एक होता है आपका एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन, राइट। एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है जब 1 मोल सब्सटेंस या कंपाउंड ब्रेक किया जाता है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस एटम्स में, राइट। तो 1 मोल सब्सटेंस आप लोगे, उसको आप ब्रेक डाउन करोगे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स या एटम्स में इन दियर गैसियस स्टेट। तो मेरे पास फॉर एग्जांपल H2 गैस है, इसको आपने 2 हाइड्रोजन गैस एटम्स में ब्रेक कर दिया, तो एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन डिफाइन होगी इसके लिए। इसी तरह मेरे पास H2O लिक्विड है, इसको आपने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया 2 हाइड्रोजन गैस एटम्स में और 1 ऑक्सीजन गैस एटम में, तो एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन डिफाइंड है इसके लिए।
इसी तरह मेरे पास H2 गैस है, आपने इसको ब्रेक डाउन कर दिया 2 हाइड्रोजन आइंस में और 2 इलेक्ट्रॉन्स में। अब बोलोगे आप यहाँ पे तो गैस है तो एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन डिफाइंड है, बट हम यहाँ पे बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस एटम्स की, ना कि कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आइंस की। तो यहाँ पे हमारे पास एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन डिफाइंड नहीं होगा। इसी तरह मेरे पास Cl2 गैस है, राइट, Cl2 गैस है, यहाँ पे मेरे पास Cl2 गैस है, ये कन्वर्ट हो रहा है आपका 1 मोल, राइट, 1 मोल सब्सटेंस या 1 मोल कंपाउंड हमारे पास यहाँ पे Cl2 का है, इसको आपने ब्रेक किया है 2Cl गैसियस एटम्स में। तो यहाँ पे हमारे पास एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन अगेन डिफाइंड होगी। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे क्या है, CH4 गैस है, तो यह आपने कन्वर्ट किया है कार्बन ग्रेफाइट में और 2 हाइड्रोजन गैस में, राइट। इसके लिए एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन डिफाइंड होगी या नहीं होगी? तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन डिफाइंड नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे एक चीज आप देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास कार्बन जो है वो गैस होना चाहिए था, गैसियस एटम होना चाहिए, ये ग्रेफाइट सॉलिड होता है। दूसरा यहाँ पे हाइड्रोजन H2 गैस है, ये हमारे पास एटम नहीं है, मॉलिक्यूल है, तो एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन इसके लिए डिफाइंड नहीं होगी। फिर अगर मेरे पास यहीं पे CH4 गैस कन्वर्ट हो रहा है कार्बन गैस और 4 हाइड्रोजन गैस में, तो यहाँ पे भी मेरे पास एटम्स है और दोनों गैसियस स्टेट में है, तो ये हमारे पास एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन इसके लिए यहाँ पे डिफाइन हो जाएगी। सो दैट इज योर एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। तो ये हमारे पास 1 मोल के लिए डिफाइंड है, तो अगेन ये अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करेगी, जिसकी वजह से इसको हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यूनिट इसका भी किलो जूल पर मोल या हमारे पास किलो कैलोरी पर मोल हो जाएगा। नाउ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपका क्या होता है? ये होता है हमारे पास हीट रिक्वायर्ड टू और एनर्जी चेंज ड्यूरिंग फॉर्मेशन या फिर ब्रेकिंग ऑफ 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स। आपका कोई कंपाउंड बन रहा है, राइट, आपका कोई कंपाउंड बन रहा है या आपका कोई कंपाउंड ब्रेक हो रहा है, उसमें आपके बॉन्ड्स बन रहे हैं और बॉन्ड्स टूट रहे हैं, तो उस बॉन्ड्स बनने या बॉन्ड टूटने में जो एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व होगा, लेकिन किसके लिए? 1 मोल बॉन्ड्स आपके बन रहे हैं या 1 मोल बॉन्ड्स आपके ब्रेक हो रहे हैं, उस प्रोसेस में जो आपका यहाँ पे एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व होगा उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड एंथैल्पी। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड और एनर्जी चेंज व्हेन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ या फिर ब्रेकिंग ऑफ 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स। तो मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन है, H2 गैस है, ये मैंने ब्रेक की, इसमें हमारे पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो मैंने 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक किया और ये 2 हाइड्रोजन गैसियस एटम्स बन गए, तो इसके लिए एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन भी डिफाइंड होगी और बॉन्ड एंथैल्पी भी यहाँ पे डिफाइंड होगी। N2 गैस है, ये हमारे पास 2 नाइट्रोजन में ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है, N2 को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, इसमें 2 नाइट्रोजन एटम्स में ब्रेक कर रहा हूँ, या अगर मैं 1 मोल की बात करूँ, 1 N2 हमारे पास गैस के मोल्स हैं, 1 मोल ऑफ N2 गैस है, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ 2 मोल नाइट्रोजन गैस के एटम्स, नाइट्रोजन एटम्स में ब्रेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसके लिए डिफाइंड होगी। और इसी तरह मेरे पास ऑक्सीजन गैस को इसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ 2 ऑक्सीजन एटम्स में, 2 ऑक्सीजन एटम्स के मोल्स में, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स में, तो 1 मोल ऑक्सीजन गैस को 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स में ब्रेक कर रहा हूँ, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसके लिए भी यहाँ पे डिफाइंड हो जाएगी। अब यहाँ पे मेरे पास रिलेशन आता है बिटवीन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। तो वो रिलेशन आप याद रखोगे, वो हमारे पास होता है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है हमारे पास एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉन्ड्स। सिंपली आप इतना याद रखोगे। तो मेरे पास जैसे CH4 है, इसका मैंने क्या किया, इसको मैंने ब्रेक कर दिया कार्बन गैस में और 4 हाइड्रोजन गैसियस एटम्स में। इसके लिए मुझे निकालनी है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो वो आपको पता है किसके बराबर होती है, एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉन्ड्स। यहाँ पे हमारे पास कितने बॉन्ड्स है, 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, तो बॉन्ड्स 4 है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आपकी एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉन्ड्स दैट इज 4 के बराबर हो जाएगी। और यहाँ पे ये भी आप याद रखोगे कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपको लिखनी है, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पे भी आप कर सकते हो। तो ये आपकी थी आपकी सारी एंथैल्पीज। थोड़ी बहुत ही कंफ्यूजिंग आपके लिए हो सकती है, तो 1, 2, 3 बार आप इनको पढ़ोगे तो आपके दिमाग में सारी की सारी फिट हो जाएंगी। तो होप आपको यहाँ पे ये चैप्टर समझ में आया होगा।